जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और एक बार दोस्त कमेंट सेक्शन में आप सबकी मुस्कुराहट दिखेगी तो और अच्छा लगेगा। आप सबको पता होना चाहिए आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आज साथी जो है डेट आ चुका है। 5 जून से लेकर के 23 जून के बीच में आप सब लोगों का एग्ज़ाम होना है। आप उम्मीद करूँगा परिचित होंगे उससे सारे लोग, और बहुत अच्छे से अब जो आपका इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। और एकदम से अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से समेट लेना है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक बार सिलेबस को देख करके भाई सिलेबस में ये चीज़ें हमारी दी हुई हैं, जीएस का पार्ट ये दिया हुआ है, बाकी सिलेबस ये दिया हुआ है, वो मेरा कवर है या नहीं है, उन सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना है अच्छे से। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें पिछले 6 के साथ ही 5 क्वेश्चन है। बताएंगे नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में है। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में कहाँ से हुई थी? पोचमपल्ली से हुई थी। कहाँ से? पोचमपल्ली। और पोचमपल्ली कहाँ पर पड़ता है आपका? तेलंगाना में है। पोचमपल्ली तेलंगाना से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो मिनिमम वेजेस एक्ट आया था वो आया था 1948 में। 1948 में। पाइका विद्रोह कहाँ पर हुआ था साथी? आपका उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर? उड़ीसा में ये भैया हुआ था आपका, उड़ीसा में। और अलमाटी बांध कहाँ पर है? वो कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में वो साथी आपका स्थित है। अब एक बार स्कोर बता दें सारे दोस्त तो मज़ा आ जाए और फिर हम आगे बढ़ें। स्कोर स्कोर दिखाएंगे भाई। स्कोर है आपका, भाई शुभम दिखा दो इसको। आनंद मिश्रा जी 5 पर हैं आपका, प्रतिभा यादव 4 पर हैं आपका, प्रीति पासवान 4 पर हैं, एरिका तोमर 5 पर हैं। एरिका तोमर रोज दिख जाती है। पारिका 5 पर है आपका, अभिषेक कुमार वत्स 4 पर हैं, शुभम भाई 5 पर हैं आपका, नवीन सर का ऊपर दिखाओ क्या लिखा हुआ था, नवीन सर का भाग गया वो कहीं, छोड़ो। विपुल है आपका, अनुराग सिंह, रविचरण यादव जी 3 पर है। रविचरण भाई ये तो स्कोर कम है आपका, इतना कम नहीं होना चाहिए। 4 और 5 स्कोर ही एक्सेप्टेबल है। आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छे से नोट्स बनाना और अच्छे से आंसर करना। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ा करो। एग्जाम में कई बार तो हमारे 2 से 3 क्वेश्चन इस बात को लेकर के गलत हो जाते हैं क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं उसको अच्छे से और कुछ और समझ करके कुछ और टिक कर देते हैं। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक एक क्वेश्चन साथी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दशमलव के अंक भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करेंगे। सबका स्वागत है। सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सत्रिया में जो साथी आपका 1 एक्ट प्ले होता है उसको क्या बोलते हैं? एकम नाट बोलते, विशेषम, अनंत या अंकिया नाट बोलते। तो इसको कहा जाता है आपका अंकिया नाट कहा जाता है। सत्रिया मुझे बताएं किस राज्य में होता है? भैया असम में होता है। असम में। कहाँ पर होता है? असम में। कितना वर्ष पुराना है सत्रिया? कितना वर्ष पुराना है आपका? तो आप कहेंगे भैया ये हमारा 500 वर्ष पुराना है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये पुराना क्या, सबसे नया है। लेकिन कितना पुराना है? तो 500 वर्ष कहना पड़ेगा, सबसे नया है। किस वर्ष में इसको शामिल किया गया था बताओ? हमने आपको बताया था किस वर्ष में इसको शामिल किया गया था। इसको शामिल किया गया था सन 2000 में। और किसके प्रयासों से? श्रीमत शंकर देव के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? श्रीमत शंकर देव के प्रयास से, श्रीमत शंकर देव के एफर्ट से इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था क्लासिकल डांस में। किस मठ से संबंधित हैं? तो ये वैष्णव मठों से संबंधित है। कौन से? जो वैष्णव मोनेस्ट्रीज हैं, वैष्णव मठों से इनका संबंध है। संगीत इसमें कौन सा प्रयोग होता है? तो असम में संगीत होता है बोर गीत। कौन सा? इसमें होता है बोर संगीत आपका, या बोर गीत भी कह सकते हैं आप उसको, बोर गीत भी उसको आप कह सकते हैं। ठीक है। अंकिया नाट में क्या होता है आपका? अंकिया नाट में जो नाटक होता है आपका या जो खेल होता है उसमें एक खेल और होता है आपका। इसमें एक खेल शामिल होता है जिसको हम बोलते हैं भाओना। क्या बोलते हैं उसको? इसमें एक खेल होता है भाओना। क्या बोलेंगे उसको? भावना। बहुत पूछा जाता है ये भी। भावना इसमें शामिल होता है। ठीक है। और इसमें किसकी कहानी होती है बताएंगे? कहानी इसमें होती है भगवान कृष्ण की। किसकी? भगवान कृष्ण की कहानी होती है। जो आपका गॉड कृष्णा है उनकी स्टोरीज से इसका संबंध है। भगवान कृष्णा की कहानियों से इसका संबंध है। इसमें एक साथी आपका पार्ट में मिट्टी पर एक्सरसाइज की जाती है। मिट्टी पर एक्सरसाइज की जाती है, मिट्टी पर व्यायाम होता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है माटी अखोरा। बहुत बार पूछा गया है माटी अखोरा का जो संबंध है किस क्लासिकल डांस से है। तो माटी अखोरा भैया सत्रिया से संबंधित है। किससे? सत्रिया से। इसमें जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कौन सी इस्तेमाल होती है? वो होती है ब्रजावली।
तो ब्रज क्षेत्र आपका भगवान कृष्ण से भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। ब्रजावली का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, जो पुरुष आपका नर्तक होता है, पुरुष नर्तक होता है, जो मेल डांसर होता है उसको बोला जाता है आपका भांगी, और जो महिला नर्तक होती है यानी कि जो फीमेल डांसर होती है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। महिला नर्तक को इसमें बोलते हैं सीमंगी। क्या बोलते हैं उसको, सीमंगी कहा जाता है। और कभी ये अगर फेस्टिवल्स के दौरान हो, त्योहारों के अवसर पर हो, क्या बोलेंगे, त्योहारों के अवसर पर, तो उस समय पर इसको कहा जाता है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स इसको कहा जाता है भोकोट। क्या बोलेंगे, भोकोट। और भोकोट को कौन करता है आपका, हमेशा मेल आपका आर्टिस्ट या मेल डांसर्स ही करते हैं। भोकोट को कौन करते हैं, मेल डांसर्स ही भोकोट को करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बता रखा है, मुझे बताइए इसके अगर हम डांसर्स की बात करें तो कौन से दो रूट वर्ड याद रखते हैं हम सेकिया के लिए, तो क्या बोलेंगे इसके, सत्रिया के लिए। तो सत्रिया के लिए एक तो याद रखते हैं या से सेकिया और बारबयान। तो जो सत्र होता है, सत्र कहाँ पे होता है, संसद का होता है, संसद का। तो सत्र में नेता लोग बार बार बयान देते हैं, हाँ या ना, बोले यस और नो। अरे थोड़ा बोला करो यार, यस और नो के द्वारा पहुंचाया करो कि हाँ आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं, मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसमें जो कलाकार हैं, जो इसमें साथी आपका आर्टिस्ट होते हैं या डांसर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, उनके क्या क्या नाम है, जो बहुत चर्चित डांसर्स हैं इसमें। तो एक नाम है गुरु जतिन गोस्वामी। ये तो इस बार एसएससी पूछेगी आपसे, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे रेलवे का हो चाहे स्टेट का हो। गुरु जतिन गोस्वामी क्यों जी, क्योंकि इनको मिला है अभी आपका पद्म भूषण 2025 में। क्या बोलोगे, पद्म भूषण 2025 मिला, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जतिन गोस्वामी। जैसे सेकिया रूट वर्ड, जितने भी नाम सेकिया हों, शारदीय सेकिया, और एक आपका बरबयान, बरबयान, जैसे मणिक बरबयान। क्या बोलोगे, मणिक बरबयान, जिसको बोरबयान भी कहा जाता है, या आप बारबयान याद रख लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मणिक बारबयान, ठीक है। एक अभी आपका इसमें चर्चित रहे मुकुंद सेकिया। क्या बोलोगे, मुकुंद सेकिया, क्यों चर्चित रहे, BKY अवार्ड इनको मिला। अब BKY का पूरा नाम लिखो, मैंने आपको बताया था, BKY 2023 इनको मिला है, यानी बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार इनको मिला है। ऐसे ही भावेन बारबयान बहुत चर्चित रहे, इसमें भावेन बारबयान। तो भारबेन बोरबयान क्यों चर्चित रहे, क्योंकि उनको संगीत नाटक अकादमी मिल गया, SN ने। कब का मिला है, 2023 का मिला है, 2023 का उनको मिला है, ठीक है। बहुत सारे हैं, जैसे गोस्वामी नाम के जितने भी लोग हैं, जैसे मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आपसे, गहन चंद्र गोस्वामी का संबंध किससे है, तो गहन चंद्र गोस्वामी, गोस्वामी हो गए, आपका सेकिया हो गए, और बरबयान हो गए। क्या बोलेंगे, इन सबको हम कहेंगे कि वो सब किससे हैं, सत्रिया से हैं। ओके, नेक्स्ट है सार्क का विस्तृत रूप क्या है, सार्क का पूरा नाम क्या है, बोलेंगे भी फटाफट से। सार्क का पूरा नाम क्या है, साउथ एशियन अफ्रीकन रेलवे कॉरपोरेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। तो क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से ठीक हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, सार्क का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, उसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, यहाँ पे कर लेते हैं। सार्क को साथी जो स्थापना उसकी की गई थी वो कब की गई थी, सार्क की। अगर हम आपसे पूछें सार्क को कब स्थापित किया गया था, सार्क को, तो सार्क की स्थापना हुई है आपका 8 दिसंबर 1985 को। लेकिन क्या इसके पास में आपका हेडक्वार्टर था, क्या इसके पास में हेडक्वार्टर था, आप कहेंगे नहीं भैया उस समय पर नहीं था। स्थापना तो इसकी हुई ढाका में, बांग्लादेश में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू में। क्या बोलोगे, काठमांडू में है आपका, काठमांडू में, ये नहीं लगेगा यहाँ पे, काठमांडू पे, काठमांडू नेपाल में। किस वर्ष में बना था इसका हेडक्वार्टर, भैया 2 वर्षों के बाद में, 1987 में, 1987 में इसका हेडक्वार्टर बना था। कितने मेंबर हैं इसमें, कितने मेंबर हैं, तो सदस्य देश है इसमें 8। पूछ लिया था कौन सा सदस्य नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको होमवर्क लिखिए, 8 को आज पूरा करेंगे, आपको पता होना चाहिए। MBBS पानी कौन कौन से देश। इसमें ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है बताओ, इसमें जो साथी आपका पर्यवेक्षक देश है उनकी संख्या कितनी है, ऑब्जर्वर कंट्रीज है इसमें 9। क्या बोलोगे, इसमें 9 है ऑब्जर्वर कंट्रीज। अब हम पूछे इसका 8वां सदस्य जो बना था वो कौन सा बना था, तो 8वां सदस्य 2007 में बना था, अफगानिस्तान। क्या बोलोगे, 2007 में अफगानिस्तान बना था। किस सम्मेलन से बना था, तो 14वें समिट में बना था, 14वें सम्मेलन में बना था, 14वें सम्मेलन में। कब, 14वें सम्मेलन में बना था। मुझे बताओ इसके जो साथी पहले महासचिव थे वो कौन थे, इसका जो साथी आपका सेक्रेटरी जनरल थे पहले वो कौन थे, तो पहले महासचिव थे इसके अबुल एहसान। क्या बोलोगे, अबुल एहसान, जो बांग्लादेश से थे। प्रथम भारतीय कौन थे,
बताओ प्रथम भारतीय कौन थे, पहले भारतीय, ऐसे कोई भारतीय भी रहे हैं क्या जो रह चुके हों इसके महासचिव? तो पहले भारतीय महासचिव इसके रह चुके हैं आपका शीलकांत शर्मा। क्या बोलोगे? शीलकांत शर्मा रह चुके हैं। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है इसके महासचिव बताइए? सार्क के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो आप बोलेंगे इसके वर्तमान में जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं गुलाम सरवर। अभी चेंज हो गए हों तो आप देख लेना। गुलाम सरवर जो कि कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। मुझे बताओ सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? साउथ एसोसिएशन, क्या बोलोगे? आपका साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो सार्क यूनिवर्सिटी साथी आपका नई दिल्ली में मौजूद है, नई दिल्ली में। अगर मैं पूछूं सार्क के लिए जो आपका डेवलपमेंट फंड है वो कहाँ पर है? सार्क के लिए डेवलपमेंट फंड अर्थात विकास कोष कहाँ पर है? सार्क विकास कोष कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपका साथी थिम्पू में। कब? भूटान में है। कहाँ पर? भूटान में। 2010 में बना था। अगर आपसे पूछे सार्क फूड बैंक कहाँ पर है? सार्क फूड बैंक कहाँ पर है आपका? यहाँ पर एनर्जी स्टोर भी है, तो वो पाकिस्तान में है। यहीं पर क्या है आपका? एनर्जी स्टोर अर्थात ऊर्जा भंडार भी है। क्या है? ऊर्जा भंडार भी स्थित है यहाँ पर। क्या है? ऊर्जा भंडार भी यहाँ पर स्थित है, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? कितने रुपए उसको दिए जाते हैं? बोलेंगे उसको कितने रुपए दिए जाते हैं? क्या एक साथी कह रहा है कि हमें आवाज़ जो है सर थोड़ी कम आ रही है? दोस्त आवाज़ कम आ रही है, मैं तो जितना बोलता हूँ उतना ही बोल रहा हूँ, आवाज़ तो कम नहीं आनी चाहिए। एक बार थम्स अप करें, आवाज़ ठीक है ना? एक बार थम्स अप करके सारे साथी बता दें क्या भैया आवाज़ ठीक है ना? तो इसमें मिलती है भैया 25 लाख रुपए की धनराशि। कितना? 25 लाख रुपए की। पहले कितनी मिलती थी? पहले 7.5 लाख रुपए मिलती थी पहले। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या होता था? वो पुराना नाम बताएं आप, पुराना नाम। तो इसका जो प्राचीन नाम था, इसका पुराना नाम था आपका क्या? राजीव गांधी के नाम पर। किसके नाम पर? देश के प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी जी, उनके नाम पर था। तो यानी कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। तो किस वर्ष में ये चेंज कर दिया? खेल रत्न अवार्ड इसको बोलते थे। तो ये 6 अक्टूबर 2021 से, क्या बोलोगे? 6 अक्टूबर 2021 से इसको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसको चेंज कर दिया गया। अच्छा मुझे बताएं, पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए कौन कौन से गेम में दी जाती है? तो 15 लाख एक तो साथी अर्जुन अवार्ड के लिए दिए जाते हैं, अर्जुन पुरस्कार के लिए, और साथ में आपका जो दूसरा अवार्ड कौन सा होता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए दिए जाते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य में कौन सी कैटेगरी में? जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, कौन सी? लाइफ टाइम की जो कैटेगरी है उसमें दिए जाते हैं। 10 लाख रुपए की बात करें तो ये मेजर ध्यानचंद में दिए जाते हैं। देखो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, एक सिर्फ मेजर ध्यानचंद भी दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद कौन सा खेल खेलते थे बताओ? मेजर ध्यानचंद में दिए जाते हैं। और सिर्फ इतना ही याद रखना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और प्लस में ये दिए जाते हैं किसमें? द्रोणाचार्य। जो द्रोणाचार्य आपका रेगुलर होता है, नियमित होता है। नियमित में कितने दिए जाते हैं? रेगुलर में कितने दिए जाते हैं? आपका 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, 10 लाख। मेरा क्वेश्चन रहेगा अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए थे? अर्जुन पुरस्कार 1961 में। कितने साल का अनुभव देखा जाता है खिलाड़ी का? 4 वर्ष का अनुभव। एक तो पिछले 3 साल और एक जिस साल में दिया जा रहा है उस ईयर का, जिस साल में दिया जा रहा है आपका उस ईयर का। ये बात है, सॉरी हमने यहाँ पर ईयर गलत लिख दिया साथी, 6 अगस्त होगा। 6 अगस्त को ये चेंज हुआ राजीव गांधी जी के लिए, 6 अक्टूबर नहीं 6 अगस्त। अब 6 अगस्त 2021 को, अभी हमारे साथी ने बताया 6 अगस्त 2021 को। इसको ठीक करेंगे और एक बार थम्स अप कर देंगे, एक बार थम्स अप करेंगे, बोलो जी सारे लोग। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार एक प्लेयर को दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 1985 में। ये किसको दिए जाते हैं? ये कोच को दिए जाते हैं। किसको? कोच को। कोच बोले तो जो आपका प्रशिक्षक होता है, जो सिखाता है, क्या? जो सिखाता है खेल को। ओके। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 2002 में शुरू हुए थे, 2002 में। द्रोणाचार्य आपका 1985 ही होंगे। अब मुझे बताइए राजीव गांधी सबसे पहले किसको दिया गया था? राजीव गांधी सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ था और शुरुआत कब हुई थी? तो याद रख लेना, अगर हम बात करते राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपका 1991-92 से। क्या बोलोगे? 1991-92 से। और सबसे पहली बार जो दिया गया था 1991-92 में, वो दिया गया था आपका शतरंज के खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। कौन सा खेल खेलते हैं विश्वनाथन आनंद? तो आप कहेंगे भैया शतरंज खेलते हैं। कौन सा?
शतरंज खेल खेलते हैं और इनकी एक बुक है, वो आपको बतानी है इनकी बुक का क्या नाम है। इन्होंने एक बुक लिखी है। खिलाड़ियों की पुस्तक हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ, विश्वनाथन आनंद हो गए, मैं आपसे पूछूं पहली महिला कौन है, पहली महिला कौन है आपका जिनको राजीव गांधी मिला हो, तो आप कहेंगे कर्णम मल्लेश्वरी है भैया। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा गेम खेलती हैं? कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा गेम खेलती हैं? तो वेट लिफ्टिंग, अर्थात भारोत्तोलन। और ये भारत के लिए कब एक आपका गौरव का प्रतीक बनी थी? तो आपका सिडनी में, सिडनी ओलंपिक में। कब? सिडनी ओलंपिक में, क्योंकि सिडनी ओलंपिक में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। और कांस्य पदक इनका जो आया था वो कौन सा साल था? तो वो था आपका सन 2000। सिडनी ओलंपिक हुए थे 2000 में। पहली महिला हो गई। अगर हम आपसे पूछे पहली महिला के अलावा सबसे युवा व्यक्ति कौन है जिन्हें आपका राजीव गांधी खेल रत्न मिला है? सबसे युवा है इसमें आपका, जो आपका 2008 में मेडल जीते थे, उनका नाम अभिनव बिंद्रा। क्या बोलोगे? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। ये सबसे युवा है, याद रख लेना। इनको मिला था 2000 में, 2000 से 2001 वाले सेशन में इनको मिला था। मुझे बताओ साथी, आपका पहले क्रिकेटर कौन है? पहले क्रिकेटर, पहले क्रिकेटर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिनको मिला, तो पहले क्रिकेटर हैं आपका सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर। मुझे बताओ साथी, हॉकी में सबसे पहले किसको मिला था? हॉकी में, हॉकी में सबसे पहले वो धनराज पिल्ले को मिला। किसको मिला? धनराज पिल्ले को मिला था, धनराज पिल्ले को। ये बात याद रख लेनी है, धनराज पिल्ले। हॉकी पूछा जा सकता है। एक मुझे बताओ बैडमिंटन में सबसे पहले किसको मिला था? बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन में मिला था पुलेला गोपीचंद को। किसको? पुलेला गोपीचंद को मिला था, पुलेला गोपीचंद को। अब बैडमिंटन के अलावा आपसे पूछ सकता है आपका शूटिंग में तो हम आपको बता ही चुके, शूटिंग में तो अभिनव बिंद्रा ही हो जाएंगे सबसे पहले। अभी 2024 में कितने लोगों को दिया गया था? 2024 में ये बताओ कितने लोगों को दिया गया था? 4% को दिया गया था। और 4% में किसी एक का नाम आपको सोचना है। तो मनु भाकर हो गई। मनु भाकर कौन सा गेम खेलती है? शूटिंग। एक डी गुकेश, डी गुकेश कौन सा गेम खेलते हैं भैया? शतरंज खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। प्रवीण कुमार को दिया गया आपका, किसको? प्रवीण कुमार को दिया गया। और आपका एक थे आपका मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार। मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार। एक और थे आपका, उनका क्या नाम था? हरमनप्रीत सिंह। क्या बोलोगे? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। किसको? हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। ये हमको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये हमको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में पता होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद आपका कौन सा गेम खेलते थे? तो ध्यानचंद जो है वो हॉकी गेम से संबंधित थे। और इनकी बुक का नाम है गोल। क्या नाम है इनकी बुक का? इनकी बुक का नाम है साथी आपका गोल। क्या नाम है? गोल इनकी पुस्तक का नाम है, गोल। देवी अहिल्याबाई होलकर जो साथी आपका एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, बेंगलुरु में चर्चित है आपका कैंपागोड़ा। क्या बोलोगे? बेंगलुरु में कौन सा है? कैंपागोड़ा एयरपोर्ट है, कैंपागोड़ा। चेन्नई में है क्या? आप कहेंगे नहीं जी भैया, चेन्नई में है मीनाम्बकम। क्या बोलोगे? मीनाम्बकम है आपका, मीनाम्बकम, मीनाम्बकम है आपका, मीनाम्बकम भी बोलते हैं उसको। इंदौर में है अहिल्याबाई होलकर जी के लिए। नागपुर में कौन सा है आप बताइए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए है। किन के लिए है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए। कहाँ पर है वो? नागपुर में है। कुछ पूछे आपसे? मुझे बताना। सुभाष चंद्र बोस जी के लिए कहाँ पर है? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए तो क्या बोलेंगे भैया? कलकत्ता में है। कहाँ पर है? कलकत्ता में है आपका। गोपीनाथ बारदोली जी के लिए कहाँ पर है? कहाँ के नेता थे गोपीनाथ बारदोली? तो गोपीनाथ बारदोली जी के लिए है आपका असम में। कहाँ पर है? गोपीनाथ बारदोली के लिए है आपका असम में। असम में भी कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। कहाँ पर? गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए बताइए। LB शास्त्री जी के लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए कहाँ पर है? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में हवाई अड्डा है। राजीव गांधी जी के लिए बताइए। राजीव गांधी जी के लिए हमने आपको बताया था, इस भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा बताया था मैंने आपको? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बताइए कहाँ पर है? बिरसा मुंडा। क्या बोलेंगे? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर है? वो रांची में है। कहाँ पर है? वो रांची में है। सबसे बिजी एयरपोर्ट हमने आपको साथी कौन सा बताया था? तो आप बताएंगे बिजी एयरपोर्ट भैया आपने बताया था IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल है। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे नहीं जी भैया, कोई समस्या नहीं है। भारत में अभियंता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है?
जो इंजीनियर्स डे है हमारा वो किसकी याद में मनाया जाता है? कल्पना चावला की याद में, एम विश्वेश्वरैया, तो आप क्या बोलेंगे? भारत के इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया, इनकी याद में मनाया जाता है। किस डेट को मनाया जाता है? डेट बताइए। तो अभियंता दिवस जो इंजीनियर्स डे है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया की साथ ही बुक है, बहुत चर्चित, बहुत पूछी जाती है। इनकी बुक का नाम है नेशन बिल्डिंग। क्या नाम है? नेशन बिल्डिंग इनकी बुक का नाम है। नेशन बिल्डिंग इनकी बुक का नाम है, नेशन बिल्डिंग। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे, हमें बताइए एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन बनता है ये? तो आप कहेंगे भैया ये 15 अक्टूबर को बनता है। मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अहिंसा अहिंसा दिवस कब बनता है? तो महात्मा गांधी जी के लिए, ये तो सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी के लिए ये भी सब जानते हैं, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन कब से शुरू हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये 2007 से शुरू हुआ है। ऐसा नहीं गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ तब से मनाया जाता है, 2007 से इसको शुरू किया गया था। हम पूछेंगे आपसे एक, आप हमको बताओ राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में और कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है भैया 12 जनवरी को। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में। किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की याद में, स्वामी विवेकानंद जी की। बताओ स्वामी विवेकानंद जो शिकागो गए थे किस ईयर में गए थे? वो ईयर कौन सा था? शिकागो गए थे। राष्ट्रीय युवा दिवस बताओ। एक बताओ बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस, जो चिल्ड्रंस डे है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है? पंडित नेहरू जी की याद में मनाया जाता है, पंडित नेहरू जी की याद में। मुझे बताओ सद्भावना दिवस जो साथी आपका, यानी कि गुडविल डे, गुडविल डे कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस और किसकी याद में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की याद में। किसकी याद में? राजीव गांधी जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, सुशासन दिवस बताइए कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण चुनना है इसको। सुशासन दिवस जो साथी आपका, यानी कि गुड गवर्नेंस डे है, गुड गवर्नेंस डे है आपका, यानी कि सुशासन दिवस ये मनता है 25 दिसंबर को। और किसकी याद में? अटल जी की याद में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में इसको मनाया जाता है। आप मुझे बताओ राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस और किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनता है आपका नेशनल वुमेन, इंटरनेशनल तो 8 मार्च को मनता है, ये 13 फरवरी को मनता है। और सरोजनी नायडू जी की याद में मनता है। किसकी? सरोजनी नायडू जी की याद में मनता है, सरोजनी नायडू जी की। मुझे बताओ राष्ट्रीय राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो कि 26 नवंबर को मनता है। और ये मनाया जाता है आपका वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन ने कौन सा रिवॉल्यूशन दिया था भारत को? वर्गीज कुरियन, आपको पता होगा ये लाल बहादुर शास्त्री जी के शिष्य थे, तो इन्होंने हमको दिया है व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति, यानी कि दुग्ध क्रांति। और किस वर्ष में शुरू हुई थी श्वेत क्रांति? 1970 में भैया शुरू हुई थी, 1970 में। भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से कैप्टन कूल के नाम से किसको जाना जाता है? तो कैप्टन कूल है महेंद्र सिंह धोनी। क्या बोलोगे? महेंद्र सिंह धोनी। विराट कोहली को भैया चीकू कहते हैं। कपिल देव की अगर हम बात करें, इनको बोला जाता है हरियाणा हरिकेन। क्या बोलोगे? हरियाणा हरियाणा हरिकेन। कैप्टन कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। मुझे बताओ कूल कैट किसको कहा जाता है क्रिकेट में? कूल कैट, तो कूल कैट है आपका केन विलियमसन। कौन है? केन विलियमसन है। सचिन तेंदुलकर मैं आपको बता चुका, बॉम्बे बॉम्बर बोल लो, या फिर इनको आपका क्या बोलेंगे? मास्टर ब्लास्टर बोल लो, मास्टर ब्लास्टर बोल लो। बिग शो बताओ किस खिलाड़ी को कहा जाता है? इस क्रिकेट के खिलाड़ी को बिग शो कहा जाता है, तो ग्लेन मैक्सवेल को कहा जाता है। किसको? ग्लेन मैक्सवेल को कहा जाता है। मिस्टर क्रिकेट किसको कहा जाता है? मिस्टर क्रिकेट बताइए, मिस्टर क्रिकेट किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है माइकल हसी को। किसको? माइकल हसी को। और यूनिवर्स बॉस किसको कहा जाता है? यूनिवर्स बॉस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? यूनिवर्स बॉस, तो यूनिवर्स बॉस कहा जाता है क्रिस गेल को। सिक्स मशीन भी कहा जाता है क्रिस गेल को ही। ठीक है, अच्छा मिस्टर 360 किसको कहा जाता है? मिस्टर 360, तो ये ए बी डी विलियर्स है। कौन है? ए बी डी विलियर्स है, ए बी डी विलियर्स, ए बी डी विलियर्स को कहा जाता है।
किस खिलाड़ी को रॉक स्टार कहा जाता है? रॉक स्टार, तो रॉक स्टार है आपका रविंद्र जडेजा। क्या बोलोगे? रविंद्र जडेजा को कहा जाता है, रविंद्र जडेजा को कहा जाता है। मुझे बताओ किस क्रिकेट खिलाड़ी को द प्रिंस कहा जाता है? द प्रिंस, द प्रिंस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो वो शुभमन गिल है। कौन है? शुभमन गिल को कहा जाता है। किसको? शुभमन गिल को कहा जाता है। आपका हिटमैन किसको कहा जाता है? हिटमैन की जो साथी कैटेगरी किसको दी जाती है? रोहित शर्मा को दी जाती है। किसको? रोहित शर्मा को दी जाती है, रोहित शर्मा को। गब्बर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? इंडियन खिलाड़ी है गब्बर, तो गब्बर है भैया आपका शिखर धवन। कौन? शिखर धवन है, शिखर धवन। मिस्टर आईपीएल किसको कहा जाता है? मिस्टर आईपीएल, आप मुझे बताओ आईपीएल किस वर्ष में शुरू हुए थे? मिस्टर आईपीएल है आपका सुरेश रैना। क्या बोलोगे? सुरेश रैना। और द स्विंग प्रिंस किसको कहा जाता है? द स्विंग प्रिंस किसको कहा जाता है? तो स्विंग प्रिंस कहा जाता है आपका, स्विंग प्रिंस कहा जाता है भुवनेश्वर कुमार को। किसको? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर कुमार को कहा जाता है, भुवनेश्वर कुमार को। एक प्राचीन खिलाड़ी का नाम पूछें आपसे, बता सकते हैं क्या? दम लगा के को ना भैया जरूर बता देंगे। हम आपसे पूछेंगे मैसूर एक्सप्रेस भारत के किस बॉलर को कहा जाता था? मैसूर एक्सप्रेस। जितने साथियों का आंसर आएगा वो एक ज़बरदस्त स्टूडेंट होंगे और सिलेक्शन के लिए अच्छे दावेदार है, अच्छे दावेदार। अगर ये बता दिया आपने तो बोलेंगे जी एबीडी फॉर एवर। अरे ये नहीं बताना, श्रीनाथ को भैया, श्रीनाथ को, श्रीनाथ। हरमीत कुमार ने एकदम से ठीक कहा है, श्रीनाथ को कहा जाता है, ज्वागल श्रीनाथ को कहा जाता है। मोहम्मद अरशद इमाम हमेशा अच्छा आंसर देते हैं, वेरी गुड। द सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर। क्या बोलोगे? सेवन सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक की लेखिका कौन है? ट्विंकल खन्ना है क्या? नहीं जी, ट्विंकल खन्ना वैसे बहुत 3 पुस्तकें हैं इनकी। ताहिरा कश्यप खुराना है। ट्विंकल खन्ना की पुस्तक बता सकते हैं भैया? एक पुस्तक तो है इनकी मिसेज फनी बोन्स। कौन सी है? मिसेज फनी बोन्स है। एक इनकी किताब है लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किसकी बुक है? ट्विंकल खन्ना की बुक है, लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। और एक किताब और आती है इनकी, एक किताब और आती है ट्विंकल खन्ना की, मिसेज फनी बोन्स हो गई, लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद हो गई, एक किताब और थी, 3 किताबें हैं इनकी। मिसेज फनी बोन्स है, आप मुझे बताएं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही है। मिसेज फनी बोन्स हो गई आपका, लीजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद हो गई, एक किताब है इनकी, एक किताब और है, आप बताएं कौन बता सकता है? हाँ, शहबाज खान ने हमको याद दिलाया और हम सच में इसको भूल गए थे। वेलकम टू पैराडाइज। क्या बोलोगे? वेलकम टू पैराडाइज। बहुत शाबाश, बहुत थैंक यू। वेलकम टू पैराडाइज इनकी किताब का नाम है। आलिया भट्ट ने अभी लिखी एक नई किताब साथी, बहुत चर्चित हुई थी, ईडी फाइंड्स ए होम। क्या? ईडी फाइंड्स ए होम। और ये बॉलीवुड एक्ट्रेस की बुक पूछी जाती है। करीना कपूर ने कौन सी किताब लिख रखी है? प्रेगनेंसी बाइबल। कौन सी? प्रेगनेंसी बाइबल किसकी है? प्रेगनेंसी बाइबल, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस बात का वर्णन है, प्रेगनेंसी बाइबल। अब हम आपसे पूछेंगे अनफिनिश्ड किसकी है, बताओ? अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी बुक है? अनफिनिश्ड है प्रियंका चोपड़ा, पीसी की। किसकी? पीसी की बुक है, प्रियंका चोपड़ा की बुक है। किसकी? प्रियंका चोपड़ा की किताब है। अब हम आपसे पूछेंगे, एक बताओ, द मॉडर्न गुरुकुल किसने लिखी है? मॉडर्न गुरुकुल ये किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी ने लिखी है? तो वो मॉडर्न गुरुकुल लिखी है आपका सोनाली बिंद्रा ने। किसने? सोनाली बिंद्रा ने लिखी है। किसने? सोनाली बिंद्रा ने। माई लाइफ इन डिज़ाइन किसने लिखी है? माई लाइफ इन डिज़ाइन, तो माई लाइफ इन डिज़ाइन लिखी है आपका, सॉरी, माई लाइफ इन डिज़ाइन ये लिखी है गौरी खान ने। और गौरी खान किसकी वाइफ है? गौरी खान किसकी वाइफ है? शाहरुख खान की बुक है, ठीक है। सारी बुक नहीं, सॉरी वाइफ है। क्या बोलोगे? द एलिफेंट इन द वोम्ब किसने लिखी है? द एलिफेंट इन द वोम्ब ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है कल्कि कोचलिन ने। किसने? कल्कि कोचलिन की बहुत चर्चित किताब है, कल्कि कोचलिन की बुक है, कल्कि कोचलिन, ठीक है, कल्कि कोचलिन की बुक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे जी। डीपीएसपी हमने कल बात की, डीपीएसपी किस देश से लिए हैं हमने? आयरलैंड से लिए हैं साथी। कहाँ से? आयरलैंड से लिए हैं। तो जो हमारा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, द स्टेट शैल क्रिएट ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। 37 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व यानी कि सम पॉलिसी एलिमेंट्स टू बी फॉलोड बाय स्टेट। 39 में
सहकारी समिति क्या 43B में है? हाँ जी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एकदम से ठीक है, ये एकदम से ठीक है। लेकिन राज्य साथी आपका वेलफेयर स्टेट के लिए बात कहाँ पे की गई है? ये 38 में की गई है। क्या बोलोगे? ये 38 में की गई है, 38 में। ओके, राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व बहुत सारे 39 में कि राज्य को ये करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आगे चलेंगे, फिर आपके बताएं मुझे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? जहां पर संविधान में कोई बात नहीं की गई है, संविधान में कोई बात नहीं की गई है, बता सकते हैं? बोलेंगे अभी फटाफट से, क्या बोलेंगे जी? प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन की बात की गई है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात, हाँ जी भैया, आर्टिकल 43 में बात की गई है कि कम से कम लोग अपनी लिविंग को जी पाए, लाइवलीहुड इतना होना चाहिए। निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड की बात कहाँ पे की गई है? ये 39A में की गई है, 39A में की गई है। ओके, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, यानी 0 से 6 वर्ष, ये किस में बताया गया है? ये आर्टिकल 45 में बताया गया, 45 में बताया गया। लेकिन कहीं भी एडल्ट एजुकेशन की बात नहीं की गई है। हाँ, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बात की गई, 0 से आर्टिकल 45 है। अब मुझे बताओ 6 से 14 के लिए कहाँ पर बात की गई है? 6 से 14 के लिए सारे साथी बताएं फटाफट से, 6 से 14 के लिए कहाँ पर बात की गई? तो आप कहेंगे भैया एक तो आर्टिकल 21A है और एक जगह कौन सी बात है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य है। कौन सा? 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर 39D में क्या है? 39D में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल सैलरी फॉर द इक्वल वर्क, इक्वल वेजेस की बात की गई है। आर्टिकल 44 में बताओ क्या है यहाँ पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड है, नागरिक समान नागरिक संहिता। क्या बोलोगे? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। बताइए समान नागरिक संहिता को किन राज्यों ने लागू किया हुआ है, या सबसे पहले लागू करने वाला राज्य आप मुझे बता दें। 45 हो गया आपका, अभी 46 में बताएं। 46 में क्या है? SC ST जो EWS हैं जितने भी, उनकी बात की गई है, यानी कि उनके जितने भी आर्थिक, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट है, आर्थिक और शिक्षा हितों की बात की गई है। आर्थिक और शिक्षा हित, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल, उनके जितने भी साथी आपका इंटरेस्ट है। हम आपसे पूछे 47 में किसकी बात की गई है? तो इसमें न्यूट्रिशन की बात की गई है, पोषाहार की बात की गई है, और साथ में लोक स्वास्थ्य, यानी कि जो आपका लोक स्वास्थ्य से मतलब है पब्लिक हेल्थ की बात की गई है कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम स्टेट करे। किसका काम करे? पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम आपका स्टेट करे। 48 में बताओ क्या है? 48 में क्या है? 48 में आपका साथी जो एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है अर्थात कृषि है, पशुपालन है, और साथ में इसमें आपका जो आपका दुधारू होते हैं, यानी कि जो नस्ल हैं उनमें सुधार हो, और उनका जो भी आपका स्लॉटर है काव्स का या और जो भी मिल्च है उसका जो है स्लॉटर रोका जाए, उनके जो वध है उसको रोका जाए, ये सब बातें की गई हैं। 48A में आप मुझे बता सकते हैं? 48A में क्या बात की गई है? यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्शन मिले और उसमें इम्प्रूवमेंट हो, पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है, पर्यावरण सुरक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 49 में क्या बात की गई है? जितने भी आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, क्या बोलेंगे? जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, क्या राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व भी किसका है? वो सरकार का है, सरकार का है। आर्टिकल 50 बताइए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप जो भी एग्जाम आप दोगे सबसे पहले ही दिन मिलेगा। तो इसमें क्या है? कार्यपालिका का किससे पृथक्करण बताया गया है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, यानी कि सेपरेशन ऑफ कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है, यानी कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, या जुडिशरी सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इसको बताया गया है। अभी हमने बताया 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस है। क्या है? इंटरनेशनल पीस को बताया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य कब शामिल हुए बताएं? मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल हुए थे क्या? हाँ जी भैया। किस वर्ष में शामिल हुए? तो आप याद रखना 1976 में शामिल हुए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें भैया 12 सदस्य थे। कितने? 12 सदस्य। इन सदस्यों ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात की थी? इन्होंने जो मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, यानी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज का सजेशन इन्होंने दिया था, तो इनका सुझाव था 8 का। कितना? कि भैया 8 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े जाए। लेकिन क्या 8 जोड़े गए थे? आप कहेंगे नहीं भैया, जोड़े कितने गए थे बताएं?
तो जोड़े गए थे आपका कितने बताओ, जोड़े गए थे आपका 10, कितने 10। लेकिन फिर अभी तो वर्तमान में 11 हैं, तो 11वां कब जुड़ा, तो 11वां जुड़ा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से, 2002 के 86वें संशोधन से ये जुड़ा था। अच्छा, इस समय पे प्रधानमंत्री कौन थी बताओ, इस समय पे पीएम कौन थी आपका, तो पीएम थी इस समय पे आपका इंदिरा गांधी, क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम था, देश में इमरजेंसी चल रही थी। इमरजेंसी कब लगी थी देश में, तीसरी बार जो आपातकाल लगा था, तो आप कहेंगे भैया वो हमको हमको पता होना चाहिए, 86वां संशोधन, एक तो 6 से 14 वर्ष के लिए पता होना चाहिए। और आपातकाल लगा था 25 जून 1975 को, कब, 25 जून 1975 को। कितने महीने चली थी इमरजेंसी, 21 महीने, 1977 तक। 1977 की इमरजेंसी जैसे ही हटी थी तो कांग्रेस चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी की सरकार आ गई थी 1977 से 1980 की, लेकिन फिर से इंदिरा गांधी बन गई थी। तो इंदिरा गांधी 1966 से 1970 तक पीएम रही, और 1980 से लेकर के 1984 तक, यानी 66 से 77 एंड 80 टू 84 ये आपका प्रधानमंत्री रही थी, ये आपको पता होना चाहिए। संथानम समिति की सिफारिश पर देश में बना है चीफ विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। 1964 में क्या बना है, सीवीसी, चीफ विजिलेंस कमीशन, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग बना। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं, जैसे मौलिक कर्तव्य क्या विदेशियों पर भी लागू होते हैं, हाँ या ना, तो आप कहेंगे नहीं भैया, जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं जितने भी, वो सिर्फ आपका भारतीयों पर लागू होंगे, भारतीयों पर लागू होंगे। लेकिन आजकल एसएससी के एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है, या किसी भी एग्जाम में क्या बोलेंगे, केवल भारतीय लोगों पर, किस पर, केवल भारतीय लोगों पर ये लागू होंगे, ये बात याद रख लेना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भैया जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के किस भाग में आते हैं, ये बताओ। मौलिक कर्तव्य आपका अगर पूछ ले आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल तो 51A है, और इसके लिए एक पार्ट जोड़ा गया था, भाग जोड़ा गया था, भाग है 4 कै, या 4th ए, याद रख लो, ए और कै आप जानते हो। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछेगा कि एक नाम लिख देगा आपका, किसी भी मौलिक मौलिक कर्तव्य का नाम लिख देगा। जैसे मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मौलिक कर्तव्य है, और नीचे नाम दे देता है 51A में बताया गया है, ये बी में बताया गया है, सी में बताया गया है, डी में बताया गया है, या किस में बताया गया है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ओके, हम सब करो जी भैया, तैयार रखेंगे उसको, उसको हम लोगों को याद रखना है ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनावों में मतदान क्या ये मौलिक कर्तव्य में आपने पढ़ा है, आप कहेंगे नहीं भैया। वैज्ञानिक दृष्टि से भावना का विकास, हाँ जी ये है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हाँ जी ये है। संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों का सम्मान, हाँ जी ये। तो ये तीनों हैं, ऑप्शन ए नहीं है। तो इनको याद कराते हैं आपको, हिंदी वाले एक बार में पढ़ो, फिर इंग्लिश वालों को पढ़ाएंगे। सीन 2 दिखाओ इनको बच्चों को, सीन 2 दिखाओ, सीन 2। यहाँ पर देखना मेरे भाई, ध्यान से पढ़ना इसको, देखो पूछना क्या, बड़ी आसानी से याद रखेंगे। 2 मिनट आप मुझे देंगे, ठीक है, जो मैं बोल दूं उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना। नंबर 1 में पहली चीज में क्या है देश में, जब हम संविधान को पढ़ रहे हैं तो पहला मौलिक कर्तव्य है या ABCD याद रख लो, JHI JK, ऐसे 1 2 3 4 5 याद रख लो, क्या खा गया गया अंगा, च छ ज अइया, और ट ठ ड ड अणे, त थ द द न, प फ ब म, ऐसे याद रख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज। तो पहली चीज क्या है हमारे लिए, संविधान, हमारा फ्लैग और राष्ट्रगान। 1 पे ये है। 2 में क्या है, हमारे जितने भी साथी आपका स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग लड़े, फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे। 3 में 3 बातें की गई हैं आपका, सवरेनिटी की, यूनिटी की, आपका इंटीग्रिटी की, संप्रभुता, एकता और अखंडता। 3 में कितनी बातें, तो कभी भी 3 बातें पूछेगा तो कहेंगे 3 में है। देश की रक्षा कैसे करोगे, देश की रक्षा की बात, भैया देश की रक्षा हम चारों तरफ से करेंगे, चारों तरफ से करेंगे। ये 5वां है। 5वें में क्या बात की गई है, ध्यान से पढ़ेंगे तो भाईचारे की बात की गई है, यानी कि आपका ब्रदरहुड की बात की गई है। 5 कौन है, भाई, 5 पांडव भाई, 5 में भाईचारे की बात की गई है, ठीक है। और 5 भाई क्या थे आपका, द्रौपदी के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागोगे, जुआ तो नहीं खेलोगे, नहीं भैया। पांडवों को बोलेंगे नहीं भैया महाभारत हो जाएगी, जुआ नहीं खेलेंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए कोई भी अपमानजनक प्रथा नहीं करेंगे। तो 5 में भाई है, 5 पांडव इस बात की शपथ ले रहे हैं। छठे में क्या है, छठे में याद रखना हमको संस्कृत पढ़ाएगी, छठे में संस्कृत। ये 7वां है, 7 में हम, हमारे साथ में क्या रहते हैं, वन, झील, नदी, वन्य जीव, ये सब हमारे साथ में ही तो रहते हैं, हाँ जी। या G4 याद रख लो, ग्रीनरी से, G4 ग्रीनरी, वन, झील, ये सब ग्रीनरी में आते हैं, हाँ जी। 6ठी में हमको संस्कृत पढ़ाई गई है, और 8वीं में हमको पढ़ाई गई है साइंस, वैज्ञानिक मानवता की बात। 9 में क्या है, आई याद रख लो, ये 9। तो क्या बोलोगे, कभी भी संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपने घर में लड़ाई करोगे, कभी भी हिंसा करोगे, वायलेंस को अपनाओगे, आप कहोगे नो 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 भैया, नो हम नहीं अपनाएंगे, नो हम ये नहीं करेंगे, बोलो नो 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 हम ये नहीं करेंगे।
जे, जे में क्या है आपका 10 है, क्या बोलोगे, जे अर्थात 10वां है। तो जे में क्या बताया गया है, राष्ट्र की जो साथी प्रगति के लिए जो भी प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर को आप छुए, उच्च स्तर। तो जे में क्या होता है आपका जुडिशरी, और जुडिशरी में एक शब्द आता है आपका उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च स्तर को छूने की जब कभी भी बात हो राष्ट्र की तो जे याद रखेंगे। के में 11वां आपको याद है, 11वां आपको याद है। ऐसे इंग्लिश वाले बच्चे देखें इसको एक बार, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले, अब जो समझाया उसी को रिलेट करो। फर्स्ट में हमारे लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है। सेकंड में हमारे लिए क्या है बताओ, दूसरे में, हिंदी वाले अब सोचो तुम, दूसरे में क्या बताया था तुमको, तो दूसरे में भैया जितने भी हमारे लोग हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, फिर जो फ्रीडम फाइटर्स थे। तीन में क्या बताया था, तीन चीजें हैं, सवरिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। चार में क्या करोगे, टू डिफेंड द कंट्री, चारों तरफ से। पांचवें में क्या बताया था, ब्रदरहुड की बात बताई थी, ब्रदरहुड की बात बताई थी, ढूंढो इसमें कहाँ, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड की बात है पांचवें में। छठे में क्या बात है, कल्चर की बात है, कल्चर की बात है, संस्कृति की बात है। सातवें में क्या है, ग्रीनरी की बात है, ग्रीनरी में क्या आता है, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स। एट्थ में क्या है आपका, साइंटिफिक बातें की गई हैं। नाइन में नो, नो किसके लिए, नो प्रॉपर्टी एंड वायलेंस के लिए नो। 10 में क्या बात की गई है, 10 में आपका भैया आपका हायर लेवल की ओर पहुंचना है हमको, ठीक है। ये एच आई जे के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आएगा, ये जे, डी गलती से लग गया, के। और के कौन सा है, 11वां, के कौन सा है, 11वां है। याद हो गए सारे, बताओ एक बार, सारे याद हो गए। अब एग्जाम में कोई भी लैंग्वेज आपको देगा तो आप उसको ध्यान से पढ़ोगे और आप बता दोगे अच्छा ये तो ए बी सी डी में भैया ने ऐसे बताया था। थम्स अप कर दो, याद रहेगा ना, थम्स अप करके बताएं। बोलो जी, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली प्रथम संस्था कौन सी थी, बोलो भी फटाफट से। ओके ओके ओके, इन्होंने पहली संस्था कौन सी बनाई थी, ब्रह्म समाज बनाया था, या आत्मीय सभा बनाई थी, या ब्रह्म सभा बनाई थी, या तत्वबोधिनी सभा इन्होंने बनाई थी। सबसे पहले इन्होंने बनाई थी आत्मीय सभा। कब स्थापना की इसकी, इसका एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया 1815 में, 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828 में। राजा राम मोहन राय पूछे 1772 से लेकर के 1833 तक जिए थे। क्या कहते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, यानी कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। सोए हुए भारत को इन्होंने जगाया कि भैया कुप्रथाओं को छोड़ो, कुरीतियों को छोड़ो, बैड कस्टम्स को छोड़ो। भारतीय पुनर्जागरण का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा इनको कहा जाता है। ब्रह्म सभा नहीं, तत्वबोधिनी सभा, ये तो हम आपको कल बता चुके। हम आपसे भी पूछते हैं, इन्होंने 1817 में एक कॉलेज बनाया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था हिंदू कॉलेज। और हिंदू कॉलेज कहाँ पर बना था आपका, कलकत्ता में बना था, याद रखना कहाँ पर, कलकत्ता में बना था, कलकत्ता में बना था, कलकत्ता में। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे इन्होंने 1825 में एक कॉलेज बनाया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था वेदांत कॉलेज। ये भी कहाँ पे बनाया था इन्होंने, वेदांत कॉलेज भी इन्होंने कलकत्ता में बनाया था, कलकत्ता में। इन्होंने साथ ही एक आपका रचना की थी, तुहफत, तुहफत उल मुवाहिदीन, तुहफत उल मुहाविदीन, मुहाविदीन। ये रचना इन्होंने कब की थी, तो ये रचना इन्होंने की थी 1809 में। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये रचना इन्होंने कब की, गिफ्ट टू, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये रचना इन्होंने कब की, तो ये भी 1809 की है, 1809 की है। इनकी साथ ही 3 पत्रिका हैं जो बहुत पूछी जाती हैं, बताएं एक पत्रिका का नाम बताओ इनकी। इनकी जो 3 मैगजीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मैगजीन्स में से इनकी एक का नाम है ब्राह्मणिकल, क्या, ब्राह्मणिकल, ब्राह्मणिकल, ब्राह्मणिकल है आपका, जो कि कब की है आपका 1821 की है, ठीक है, ब्राह्मणिकल, ब्राह्मणिकल। और एक पुस्तक थी इनकी आपका, उसका नाम है, उसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किस वर्ष की है बताओ, संवाद कौमुदी जो मैगजीन है इनकी वो किस वर्ष की और किस भाषा की है, तो संवाद कौमुदी पत्रिका को इन्होंने लिखा था साथी आपका 1821 में। और ये बंगाली भाषा की थी, बंगाली भाषा की थी, बंगाली भाषा की थी। और एक साथी आपका मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार किस भाषा का था बताओ, मिरात उल अखबार जो इन्होंने 1822 में लिखा, 1822 में लिखा, वो था आपका फारसी भाषा का, फारसी भाषा का। अगर कभी भी पूछे इनको राजा की उपाधि किसने दी बताइए, राजा की उपाधि इनको किसने दी थी, तो आप कहेंगे इनको जो किंग का टाइटल दिया वो अकबर सेकंड ने, क्योंकि उनके पेंशन के मामले को इन्होंने सुलझाया था। अच्छा, इनकी जो समाधि है 1833 में कहाँ खत्म हो गए थे, इन्होंने कहा था कि तुम भारतीय सुधरने वाले हो नहीं, तुम्हारे लिए तो कितना भी बोल दो, तुमको नया समाज सुधार, तुमको जो पुरानी कुप्रथाओं में अंधविश्वासों में घिरे रहना है, हम तो इंग्लैंड जाके सेटल हो जाते हैं। 1833 में, कब, 1833 में कहाँ पर है इनका, इनका सिमेट्री कहाँ पर है, समाधि कहाँ पर है, तो ब्रिस्टल में है। अरे कमाल हो यार तुम हीरो हो, हीरो, इंग्लैंड में।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बताइए जी, अहमदिया आंदोलन के जो संस्थापना की वो किसने की? देवबंद आंदोलन की स्थापना किसने की? नदवत उल उलेमा आंदोलन किसने शुरू किया? और अहले हदीस आंदोलन किसने शुरू किया? वली अल्लाह ने शुरू किया। अहमदिया आंदोलन तो अहमद नाम से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने शुरू किया था। ये पंजाब में चला था 1889 में। कब? 1889 का है। देवबंद आंदोलन 1866 का है और इसकी स्थापना की थी आपका, क्या बोलेंगे, मोहम्मद कासिम ननोतवी ने की थी। क्या बोलोगे? मोहम्मद कासिम ननोतवी ने। नदबत उल उलेमा आंदोलन चला आपका सिबली नुमानी, ये भैया मुस्लिमों में सुधार के लिए चले, मुस्लिमों में सुधार के लिए। ये लखनऊ का आंदोलन। अल हदीस आंदोलन चला वली अल्लाह के द्वारा, वली अल्लाह के द्वारा। क्या बन जाएगा आपका? 3-4-2-1 बन जाएगा। 3-4-2-1, 3-4-2-1 नहीं जी, गलत मिलान कर दिया। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम मोहम्मद, देवबंद आंदोलन 4-3, 4-3-2-1 बनेगा, सॉरी 4-3-2-1 बन जाएगा। ऑप्शन डी एकदम से ठीक हो जाएगा। मुझे बताओ, प्रथम मदरसा, फाउंडेशन बैच वाले सारे आंसर करें जो भी हों। प्रथम मदरसा किस वर्ष में खुला था और किसके समय खुला था? प्रथम मदरसा किस वर्ष में खुला था और किसके समय? तो जो फर्स्ट मदरसा खुला भारत में वो 1781 में खुला था। कब? किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय खुला था, क्योंकि 1772 से लेकर के आपका जो 85 तक था, 72 से 85 तक, वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। अगर मैं आपसे पूछूं, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? बंगाल में जो आपका मुस्लिम रानिशा हुआ, मुस्लिम पुनर्जागरण, फादर ऑफ मुस्लिम रानिशा, ये किसको कहा जाता है? तो ये अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। 1863 में इनको संज्ञा दी जाती है इस बात की। अब्दुल लतीफ़ को, किसको? अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है। अच्छा, किस मुगल बादशाह का टीचर था अब्दुल लतीफ़, बता सकते हो? ये वो अब्दुल लतीफ़ नहीं है, एक मुगल बादशाह भी था जिसके टीचर का नाम था, ईरानी विद्वान हुआ करता था लतीफ़। उसने बहुत पढ़ाने की कोशिश की थी उस मुगल बादशाह को, वह नहीं पढ़ पाया था। उसका सबसे लंबा शासन भी रहा है। बताओ कौन सा मुगल है? बताइए। अकबर भैया, अकबर है, अकबर। एकदम से ठीक है, एकदम से ठीक हो गया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दी थी? टी वुड ने, यानी चार्ल्स वुड ने, मैकाले ने, जे मिल ने, या कार्नवालिस ने? मैकाले। आपको पता होना चाहिए मैकाले ने भारत के ऊपर कौन सी भाषा थोप दी थी? अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा इसने थोप दी थी। और मैकाले ही वो व्यक्ति है जो पहला विधि आयोग बना था भारत में, फर्स्ट लॉ कमीशन बना था। पहले विधि आयोग का अध्यक्ष भी कौन बना था? पहला जो फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन बना था, या फर्स्ट जो पहला जो आपका विधि आयोग था उसका अध्यक्ष बना था। ठीक है, अध्यक्ष बना था। मैकाले का साथी जो पत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ। उसके पत्र का नाम है मिनट, यानी कि मैकाले का विवरण, मैकाले मिनट्स। और ये कब का है? ये आपका फरवरी 1835 का है। 2 फरवरी 1835 का है आपका, फरवरी 1835। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी किसको माना जाता है? तो आप कहेंगे भैया मैकाले को माना जाता है। किसको? मैकाले को माना जाता है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी, तो यहाँ पर अंग्रेजी जब भाषा बनाया गया था, तो इस समय पे भारत का, आप मुझे बताएं, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको बताना है। गवर्नर जनरल कौन था इस समय पर? ये आपको बताना है। तो गवर्नर जनरल आप क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल था इस समय पे बेंटिक। बेंटिक को याद रखिए, बेंटिक 1828 से लेकर के 35 तक था। 1828 से 35 तक था। ठीक है, ये हमने आपको अभी पढ़ाया था। हिस्ट्री कितने लोग पढ़ते हैं? हिस्ट्री की क्लास आप में से कितने साथी देखते हैं रोज 1 बजे इसी चैनल पर? 1 बजे बताओ जरा। सबको पता होगा, अभी हमने 1-2 दिन पहले आपको बेंटिक के बारे में सब कुछ पढ़ाया था। ओके 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 ओके, बहुत शाबाश। आगे आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सर चार्ल्स वुड डिस्पैच। देखो, वुड डिस्पैच आया था जिसमें कहा गया था हर जिले में स्कूल खुलेगा, कलकत्ता बम्बई विश्वविद्यालय इनमें यूनिवर्सिटी होंगी, और आपका इंग्लिश को एजुकेशन माना जाएगा। और इंग्लिश एजुकेशन कैसे होगी? हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन जो प्राथमिक स्तर होगा, तो प्राथमिक स्तर में कौन सी भाषा की बात की गई थी, यानी प्राइमरी लेवल पर? तो प्राइमरी लेवल पर बात की गई थी आपका वर्नाकुलर की। प्राथमिक स्तर पर तो हो क्या? स्थानीय भाषा, यानी यहाँ पर जो चलती थी आपका अरबी, संस्कृत, आपका फारसी, स्थानीय भाषा, वर्नाकुलर की बात की गई थी। और जो हायर लेवल पर कौन सा हो? हायर लेवल पर हो आपका अंग्रेजी शिक्षा, तो ये आपका की गई इसमें, इसमें चार्ल्स वुड में। और इसीलिए चार्ल्स वुड के इस डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है?
अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। तो क्या 1854 में आया? हाँ जी। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग क्या 1920 का है? नहीं भैया, 1917 का है। राधाकृष्णन आयोग शिक्षा के लिए आज़ादी के 1 वर्ष बाद बना। और हंटर कमीशन बना आपका 1882 में। किसके टाइम पर बना था ये? रिपन के टाइम पर बना। किसके टाइम पर? रिपन के टाइम पर बना। बहुत बढ़िया। ऐसे ही साथ ही शिक्षा आयोगों की बात आए तो एक पूछा जाएगा आपसे, मुदलियार शिक्षा आयोग। मुदलियार जो आपका एजुकेशन कमीशन था, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो मुदलियार शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ है दोस्त, वो याद रख लेना, वो 1948 में हुआ है। डीएस कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो डीएस कोठारी आयोग का गठन हुआ था 1964 में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई? नई शिक्षा नीति, एनईपी बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी हमारे देश में? तो क्या बोलेंगे? 2021 में आई। क्या बोलोगे? 2021 में आई। बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 में। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी किसका नाम है दूसरा? गंगा का, भागीरथी का, आपका हो गया यमुना का नाम है, यमुना। और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है हमारे देश में? सबसे बड़ी सहायक नदी देश की कौन सी है? तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी यानी कि आपका कह सकते हैं इसको लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी या सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। कितनी लेंथ है भैया यमुना नदी की, और किसकी सहायक है ये भी बताएं। इसकी लेंथ है 1376 किलोमीटर। और किसकी सहायक नदी है ये? याद रख लेना, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, अर्थात ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो यमुना की सहायक नदियाँ, इसमें पश्चिम से पूर्व का क्रम भी कई बार पूछ लेता है। तो जैसे चंबल है आपका, चंबल है, सिंध है आपका, सिंध है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ही है, सिंध है। फिर आपका बेतवा है, बेतवा है, और उसके बाद में केन है। ये सब कैसे हैं? वेस्ट टू ईस्ट है। जैसे बाकी टोन्स भी है इसकी आप ट्रिब्यूटरी, एक टोन्स है आपका, गिरी है, गिरी किसकी सहायक नदी है? इसी की है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? इसी की सहायक नदी है, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है यमुना नदी का? यमुना नदी का जो उद्गम है साथी, उद्गम होता है वो होता है आपका यमुनोत्री से। और यमुनोत्री कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में है। जैसे गंगा जी गंगोत्री, वो भी उत्तराखंड में। और इस पे चोटी कौन सी है? वो है बंदरपूंछ चोटी। क्या? बंदरपूंछ पीक से, बंदरपूंछ चोटी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, उद्गम होता है। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी सहायक नदियां हैं। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? किसकी सहायक नदियां हैं बताइए? ये किसकी सहायक नदियां हैं? बहुत बढ़िया जी, प्रियंका ठाकुर जी, एकदम ठीक आंसर है। तो अमरावती, भवानी और हेमावती, जिन्होंने आपका वती 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 आए। तो कावेरी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। प्रैक्टिस जबरदस्त चल रही है ना? एक बार बताओ, क्वेश्चन कर पाते हैं? नहीं भी कर पाओ तो खुद से प्रॉमिस रखना, भैया जी हम एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे। ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? कावेरी का, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। तो ये कावेरी नदी जो है इसका उद्गम होता है ब्रह्मगिरी हिल्स से। ब्रह्मगिरी जो साथी आपका पहाड़ी है, और ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? ये कुर्ग में स्थित है, कुर्ग में, कुर्ग में। और कुर्ग में कहाँ पर? आपका कर्नाटक में। और कुर्ग को ही क्या कहा जाता है? कर्नाटक को भारत का स्कॉटलैंड। क्या बोलोगे? भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो कुर्ग को कहा जाता है। अच्छा मुझे बताओ, कावेरी पर कौन सा साथी वाटरफॉल है, जलप्रपात कौन सा है कावेरी नदी पर? जलप्रपात, तो जलप्रपात है यहाँ पर आपका शिव समुद्रम। क्या? शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम। यहीं पर श्रीरंगपट्टनम द्वीप है। क्या बोलोगे? श्रीरंगपट्टनम आइलैंड पूछे आपसे, श्रीरंगपट्टनम द्वीप पूछे तो आप कहेंगे यहीं पर है, यहीं पर है, ठीक है। तो वती वाली याद रख लेना। जैसे वती में हम आपको बताएं, इसी में और आ जाती है आपका अर्कावती आ जाती है, अर्कावती आ जाती है, स्वर्णवती आ जाती है, अर्कावती है, स्वर्णवती पूछ ले आपसे, स्वर्णवती। ये सब किसकी सहायक है? ये कावेरी की सहायक है। लोक पावनी रिवर आती है एक, लोक पावनी रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी के बारे में, कृष्णा के बारे में, महानदी के बारे में आपको कल बता चुके। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसको जैविक मरुस्थल बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है, बायोलॉजिकल डेजर्ट। उसमें जीवन की वजह से किसको? दामोदर को कहा जाता है। दामोदर किसका शोक है? आपका बंगाल का शोक है। किसका? बंगाल का शोक है। किसका शोक है? सोरो ऑफ बंगाल भी इसको कहा जाता है। कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? उद्गम क्या है उसका? ओरिजिन क्या है दामोदर रिवर का? उसका उद्गम है छोटा नागपुर पठार। क्या बोलोगे? छोटा नागपुर पठार है। अब मुझे बताओ आप, ये किसकी सहायक नदी है?
दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? हुगली की सहायक नदी है। किसकी? हुगली की सहायक नदी है। ठीक है। और एक दामोदर की सहायक भी पूछी जाती है। दामोदर की सहायक बहुत चर्चित नदी है, उस पर एक बांध भी है, आपसे भी पूछेंगे। दामोदर की ट्रिब्यूटरी अगर हम आपको बताएं, उसमें नाम आता है आपका बराकर का। अब बताओ बराकर पर कौन सा डैम स्थित है? बराकर है। जमुनिया पूछी जाती है, जमुनिया। तो जमुनिया किसकी है? आपका दामोदर की सहायक नदी है। जैसे हमने बोला दामोदर को बंगाल का शोक बोलते हैं, ऐसे ही हमें बताओ आप बिहार का शोक किसको कहते हैं? बोलो भी फटाफट से, बोलो भाई। प्राची नायक, बहुत ठीक आपने कहा है, यही कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए। भैया अभी हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक दिन सही करने लगेंगे भाई। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आसान होती हैं। बिहार का शोक बताएं, बहुत बढ़िया। बिहार का शोक लिख लिया करो, इसे मैं बोलूँ ना कभी छोटा सा कुछ। तो बिहार का शोक होता है कोसी रिवर। और शोक का मतलब क्यों होता है? क्योंकि ये वहाँ पर क्या बोलेंगे, बाढ़ आदि लाने का काम करती है। ठीक है, बाढ़ आ जाती है, इससे जनजीवन थोड़ा सा प्रभावित होता है, काफ़ी प्रभावित भी होता है। और निम्न में से कौन सा बांध है जो गंगा नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर चमेरा बांध को। तो चमेरा बांध तो कहाँ पर है? चमेरा बांध कहाँ पर है आपका? ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन किस रिवर पर है? रावी नदी पर है। किस पर? रावी नदी पर है। कोयना बांध की बात करें, ये आपका महाराष्ट्र में कोयना रिवर पर ही है। कहाँ पर? ये आपका कोयना रिवर पर ही है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। टिहरी बांध आपका ये भैया उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। और कहाँ पर बनाया गया है? गंगा और गंगा नदी का है, या फिर आपका उसकी क्या बोलेंगे, आपका जो भागीरथी रिवर है उस पर भी इसको कहा जाता है। रिहंद बांध किस पर बना है? ये यूपी में बना है, रिहंद बांध। क्या बोलोगे? रिहंद। क्या बोलेंगे? यूपी में बना है। क्या बोलेंगे? रिहंद यूपी में बना है आपका। आगे आएंगे। मुझे बताओ सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध चेनाब रिवर पर बना है। चेनाब कहाँ पर? आपका जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। उरी बांध आपका क्या बोलेंगे? उरी बांध बना है साथी आपका झेलम रिवर पर। कहाँ पर? झेलम रिवर पर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और यहीं पे चर्चित है बगलिहार। क्या बोलोगे? बगलिहार डैम। तो बगलिहार डैम किस रिवर पर है बताओ? चेनाब पर है भैया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। आप हमें बताओ तवा बांध किस रिवर पर है? तवा बांध एमपी में किस रिवर पर है? जो तवा बांध पूछे आपसे, जो तवा डैम है, तवा है आपका कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है भैया? एमपी में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध बताओ कहाँ पर है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध आपका, गांधी सागर कभी पूछा जाए तो चंबल रिवर पर है। कहाँ पर? आपका मध्य प्रदेश में है। ये भी कहाँ पर? एमपी में है। आप बताओ हमें मलम पूजा बांध कहाँ पर है? मलम पूजा डैम कहाँ पर है? तो मलम पूजा डैम है आपका मलम पूजा नदी पर ही। कहाँ पर? मलम पूजा नदी पर ही। और ये कहाँ पर है? केरला में है। कहाँ पर है? केरला में है। पेरियार बांध आपसे कभी पूछे, पेरियार डैम कहाँ पर है? तो पेरियार डैम आपका इडुक्की नदी पर है। सॉरी, इडुक्की बांध पूछे आपसे, इडुक्की बांध पूछे, वो पेरियार नदी पर है। क्या बोलोगे? इडुक्की बांध पूछ ले आपसे। इडुक्की डैम तो कहाँ पर है? पेरियार नदी पर है। और पेरियार में कहाँ पर है साथी? आपका केरला में है। कहाँ पर है? केरला में स्थित है। और ये इडुक्की जो है ना, ये साथी याद रख लेना, ये आपका एशिया का पहला आर्क बांध है। एशिया का पहला पहला आर्क बांध ये आपका। आर्क डैम कभी भी पूछे आपसे, जो आर्क डैम है पहला, एशिया का पहला यही है, या बोले भारत का पहला है, या विश्व का तीसरा भी इसको कहा जाता है। विश्व का तीसरा भी इसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? यानी कि कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? संपत्ति कर है, ये तो डायरेक्ट टैक्स है वेल्थ पर। जीएसटी होता है भैया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्या? जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार का होता है बताओ? जीएसटी भैया 4 प्रकार का होता है। और 4 प्रकार कौन से होते हैं? सेंट्रल जीएसटी होता है, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म बोलो पहले तो। जीएसटी का फुल फॉर्म बोलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर, यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल हो गया। एक आपका एसजीएसटी होता है। एसजीएसटी में एस क्या होता है? स्टेट के लिए होता है, आपका स्टेट के लिए होता है। एक होता है आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड बोले तो एकीकृत होता है। क्या? एकीकृत केंद्रीय वस्तु कर होता है। एक यूटी का जीएसटी होता है, यूनियन
टेरिटरी जीएसटी होता है। इसमें दर बताओ कौन कौन सी होती हैं। तो दर इसमें एक तो 0% होती है, एक 5% होती है, एक 12% होती है, एक आपका 18%, एक आपका 28% होती है। पूछ लेगा कौन सी जीएसटी की दर नहीं है, लेकिन जब हम गिनती करेंगे तो किसको काउंट नहीं करेंगे, जीरो को काउंट नहीं करेंगे। किसको? तब हम 0% को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वह 0% कोई आपका बच गया उसमें। सोने पर कितना जीएसटी लगता है बताओ। सोने पर जितना भी आपका साथी अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स पर मैक्सिमम क्या होता है, जैसे मोबाइल वगैरह, इन सब पर कितना लगता है आपका 18% लगता है। गोल्ड पर जो जीएसटी लगता है वो कितना लगता है, गोल्ड पर 3% जीएसटी लगता है। इन सभी अलग से दर है, उसके लिए अलग से बनाया गया, इन सभी दरों में वह शामिल नहीं है आपका। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जीएसटी के बारे में कि एक जीएसटी के लिए, आपको जीएसटी के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको करना पड़ेगा एक जीएसटीआईएन। जैसे मैंने अपना जीएसटी लिया तो मैंने क्या लिया, जीएसटीआईएन लिया, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बोलो भाई फुल फॉर्म बताओ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होगा ये, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। और कितने डिजिट का होता है ये जीएसटीआईएन, तो ये याद रखना, ये भैया 15 अंकों का होता है। कितना डिजिट होता है इसमें, 15 डिजिट होता है, 15 इसमें डिजिट होता है जीएसटीआईएन में। ओके, अगर हम पूछे जीएसटी परिषद जो है आपका वो किस आर्टिकल में है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल को किस में बताया गया है, तो वो बताया गया आर्टिकल 279A में। और जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। कितना, 33 मेंबर होता है जीएसटी परिषद में आपका। इसका हमेशा जो अध्यक्ष होगा जीएसटी काउंसिल का वो कौन होगा, वित्त मंत्री। तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, वर्तमान में निर्मला सीतारमण हो गई, निर्मला सीतारमण हो गई। अगर पूछे जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन रहे थे, तो जीएसटी कब आया था, 2017 में, तब होते थे आपका अरुण जेटली। कौन होते थे, अरुण जेटली होते थे भैया। कौन होते थे, अरुण जेटली होते थे। और अगर हम बात करें इसमें 33 सदस्य हो गए, 33 सदस्य हो गए। एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जब जीएसटी आया था, जीएसटी कब आया था आपका 2017 में, तो मुझे बताओ जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जब आया तो देश के पीएम कौन थे, तो पीएम थे उस समय पे नरेंद्र मोदी। और देश के राष्ट्रपति कौन थे जब जीएसटी आया, तो प्रेसिडेंट कौन थे 2017 में, तो प्रेसिडेंट थे भैया आपका प्रणब मुखर्जी। क्या बोलोगे, प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब मुखर्जी। और आरबीआई के गवर्नर कौन थे उस समय पर, आरबीआई के गवर्नर कौन थे बताओ, आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के गवर्नर थे आपका उर्जित पटेल। क्या बोलोगे, उर्जित पटेल थे भैया। कौन थे, उर्जित पटेल थे। ठीक है, कौन थे, उर्जित पटेल थे। ओके, उर्जित पटेल। नेक्स्ट है, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता। क्यों, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को ही भारत में क्या हुआ, जीएसटी लागू हुआ था। एकदम से सही है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को, किसको, आप कहोगे भैया ड्यूअल स्ट्रक्चर को चुना है हमने कनाडा का। हाँ जी, जीएसटी जो होता है साथी आपका राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत बात है। जो एसजीएसटी होता है उसको कौन, आपका एसजीएसटी जो होता है उसको कौन, राज्य सरकार ही ग्रहण करती है, ठीक है, संग्रह करती है। ठीक है, फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है, तो आप कहेंगे हाँ जी भैया, फ्रांस क्या हो जाएगा आपका पहला देश हो जाएगा। क्या होगा, फ्रांस आपका पहला देश होगा। फ्रांस पहला देश है ना। और भारत कौन से नंबर का देश है इसमें बताना, भारत का नंबर कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे भैया भारत आता है इसमें, जीएसटी की बात करते हैं हम, तो भारत कौन से नंबर पे आएगा आपका, 161वां देश है, 161वां देश है। अच्छा, जीएसटी की बात करें, भारत 161वां देश है। और पहला राज्य कौन सा है भारत का, पहला राज्य कौन सा है आपका, तो पहला राज्य अगर आपसे पूछे तो असम है, फिर आता है आपका बिहार वगैरह का नंबर। ओके, अगर आपसे पूछे पहला राज्य, क्योंकि फिर इसको स्टेट्स को भी अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराना पड़ा था, अपने यहाँ पर बिल ला करके, पहला राज्य जिसने एसजीएसटी को पारित किया, एसजीएसटी को पारित किया, तो वो है तेलंगाना। और दूसरा इसमें भी बिहार आता है आपका, क्या बोलोगे, तेलंगाना आ जाएगा आपका, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना आ जाएगा फर्स्ट स्टेट। जीएसटी का नारा क्या है बताओ, जीएसटी में क्या स्लोगन है, वन नेशन वन टैक्स। क्या है, वन नेशन वन टैक्स, यही क्या है इसका स्लोगन है। ठीक है, और मुझे बताओ जीएसटी में आपका एक तो ये हो गया, एक आपका राज्य हो गया। अच्छा हाँ, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए बताओ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो संविधान संशोधन इसमें हुआ था 101वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 2016 का था, या 122वां विधेयक कह दीजिए, 122वां ये बिल था आपका। ठीक है, बिल था, बिल तो सब बन जाते हैं। अच्छा, हम आपसे पूछें जीएसटी का जो प्रकाशन हुआ, जीएसटी का जो साथी आपका
जीएसटी का प्रकाशन से मतलब जीएसटी जो एक्ट था, जीएसटी अधिनियम का जो प्रकाशन हुआ वो किस डेट को हुआ था? तो जीएसटी का प्रकाशन हुआ था आपका वो 12 अप्रैल 2017 को हुआ। कब? 12 अप्रैल 2017 को हुआ। और किसके द्वारा हुआ था आपका? ये हुआ था कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा। कानून और न्याय मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा ये किया गया था। एक क्वेश्चन बनेगा, जीएसटी में एक अथॉरिटी होती है, जीएसटी के तहत आपका एक अथॉरिटी होती है, उसको बोलते हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी। नेशनल 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 एंटी 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 प्रॉफिटेरिंग, क्या बोलोगे? नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग जो आपका अथॉरिटी है, अथॉरिटी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो बद्री नारायण शर्मा। क्या बोलोगे? बद्री नारायण शर्मा। आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा साथी, आप मुझे बताओ जीएसटी संग्रहालय कहाँ पर है? जीएसटी म्यूजियम कहाँ पर है? जीएसटी म्यूजियम कहाँ पर है? जीएसटी म्यूजियम कहाँ पर है आपका? तो वो है आपका जीएसटी म्यूजियम वो है आपका गोवा में। मुझे बताओ जीएसटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर साथी कौन है? ये आपका आंसर होना चाहिए। बोलेंगे भी फटाफट से, ऊपर दिखाएं। एक साथी ने बताया भैया जीएसटी के लिए प्रारूप था वो असीम दास गुप्ता कमेटी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे दोस्त, शामिल करेंगे। अभी आएंगे जीएसटी के और भी क्वेश्चन हम शामिल करेंगे, एक ही दिन में नहीं होगा। मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की निम्नलिखित में से किस आधार पर तुलना नहीं करती? बोलो भी फटाफट से, बोलो भी फटाफट से। भैया अमिताभ बच्चन है उसके, अमिताभ बच्चन है। बहुत शाबाश, आगे आएंगे। मानव विकास सूचकांक में क्या कभी नॉलेज को देखा जाता है? हाँ जी भैया, नॉलेज को देखा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग आपका एजुकेशन इंडेक्स, शिक्षा। शिक्षा तो देखी जाएगी ना, हाँ जी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अधिशासन को नहीं देखा जाता। लंबा और स्वस्थ जीवन, हाँ जी, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आता है, यानी कि ये जीवन प्रत्याशा तो देखा जाएगा ना, हाँ जी। यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को तो देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है। जीवन के स्तर को देखा जाएगा क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ जी, ये देखा जाता है। आपका जो इनकम इंडेक्स होता है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आय सूचकांक में इसको देखा जाता है। यानी ये तीन देखे जाते हैं, तीन देखे जाते हैं। अच्छा मुझे बताओ जो HDI होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलोगे? बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भैया तवा बांध तो तवा नदी पर ही है, तवा नदी तो नर्मदा की सहायक नदी है। बहुत बढ़िया, इसीलिए हमने उसको कहा नर्मदा, ठीक है। अगर तवा नहीं है, वैसे तवा बांध तवा नदी पर है, एकदम से सही फैक्ट है। सर आप मिलोगे ना यूपी पुलिस सम्मान समारोह में? अरे दोस्त हम कहाँ जाएंगे? अच्छा बताओ कितने लोग ऐसे ऐसे हैं जो सम्मान समारोह में आ रहे हैं आपका 25 तारीख को? 25 तारीख को सम्मान समारोह में कितने साथी ऐसे हैं आप में से थम्स अप करके बताना जिनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है, अब आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगली परीक्षाओं को देने के लिए चल रहे हैं। तो 25 मई को होगा, नॉलेज पार्क में ही होगा, ठीक है। नॉलेज पार्क में होगा आपका, और वो आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया गया है वीडियो बना करके, वो आपको मिल जाएगा। ओके, बोलो जी फटाफट से, हम आ रहे हैं जी, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। जिसका जॉब नहीं लगा है वो अगले सम्मान समारोह में आना। आप चाहे MP पुलिस में सेलेक्ट हुए हों या रेडियो ऑपरेटर में सेलेक्ट हुए, साथ ही आप आ सकते हैं सम्मान समारोह, या वो कोई सम्मान समारोह जो हमने नहीं कराया है और आपका सिलेक्शन हुआ था किसी एग्जाम में, सभी एग्जाम्स के लिए नहीं हो पाता है, तो आप आ जाना। ओके, जो नहीं आ रहे हैं इस बार, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, खुद से प्रॉमिस करना भैया, लिखना प्रॉमिस, अगले वाले में जरूर आए, अगले वाले में जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये देखा जाता है। तो HDI बोला मैंने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का जो मापन होता है वो कौन करता है? HDI का मापन करता है आपका UNDP। UNDP का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, बोलो जरा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में, हमने आपको बताया था। कब स्थापित हुआ था बताओ UNDP? तो ये 1965 में स्थापित हुआ था। क्या बोलोगे? 1965 में। अच्छा, इसने HDI का जो मापन किया, यानी कि जो आपका मानव विकास सूचकांक, HDI बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो मापन इसने किया, पहली बार कब किया था? मानव विकास सूचकांक को UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पहली बार कब मापा गया? मानव विकास सूचकांक को पहली बार कब मापा गया बताओ जरा। मानव विकास सूचकांक को पहली बार भैया, पहली बार 1990 में मापा गया। क्या बोलोगे? पहली बार। कौन से भारतीय अर्थशास्त्री थे इसमें शामिल? तो इसमें दो लोग हैं, एक तो महबूब, बोलते समय मेरे पेट में दर्द हो रहा है पता नहीं क्यों, महबूब
इत्तेसादी पाकिस्तान कहते थे महबूबुल हक, महबूबुल हक। और आपका दूसरे थे दोस्त, आपका दूसरे थे आपका भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम है अमर्त्य सेन। क्या है? अमर्त्य, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन। याद है इनका नाम? अमर्त्य सेन का आपको पता होना चाहिए। अमर्त्य सेन जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन दोनों ने मिलकर के, अमर्त्य सेन को हम क्यों याद करते हैं? अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन दोस्त, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? और इकोनॉमिक्स में पहला है इनका, बताओ किस ईयर में? तो नोबेल प्राइज इनको मिला था 1998 में, 1998 में। और इनकी जो बुक्स हैं, अमर्त्य सेन की जो बुक्स हैं, या पूछे इनको किन क्षेत्र में आपका नोबेल प्राइज मिला, तो इनको मिला वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। इसके लिए, किसके लिए? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था इनको। किसके लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। बुक्स इनकी बहुत चर्चित है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, क्या बोलोगे? द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस। और दूसरी बुक है इनकी गरीबी और अकाल। कौन सी? गरीबी और अकाल, बहुत चर्चित किताब है गरीबी और अकाल। और डेवलपमेंट एज फ्रीडम, तीन किताबें इनकी, तीनों की तीनों चर्चित। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सॉरी, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये किसकी है? ये भी इन्हीं की है, डेवलपमेंट एज। ओके, अमर्त्य सेन की बुक है। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था? किस वर्ष में शुरू किया गया था? बोलेंगे अभी फटाफट से, किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आपका स्टार्टअप इंडिया को 2015, 2016, 2017, 2014, भैया जी 2016 में शुरू किया गया था। 2016 में, 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी, 16 जनवरी 2016 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, घोषणा इसकी 15 अगस्त 2015 को ही हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर हम पूछें आपसे, मेक इन इंडिया को कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया को बताओ भाई, मेक इन इंडिया को कब शुरू किया गया था? तो 25 सितंबर को किया गया था, 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो बताओ किस जानवर का है? इसका जो लोगो है, उसके लोगो में क्या है? इसके लोगो में शेर है। क्या है? लॉयन है, शेर है। वन स्टॉप सेंटर योजना कब चली? वन स्टॉप सेंटर योजना, फ्लैगशिप कार्यक्रम आपको पता होने चाहिए दोस्त, रेलवे के लिए स्पेशल। वन स्टॉप सेंटर योजना ये कब चली थी? 1 अप्रैल 2015। मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे रेलवे के, थम्स अप करके बताएं, क्लियर है? अभी भी जैसे एनटीपीसी की डेट आ चुकी है, मैं आपको अभी भी साथ ही गाइड करता हूँ कि एनटीपीसी का जीएस का सिलेबस एक बार देखें, उसमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आरडब्ल्यूए ने उन सभी क्लासेस को करा दिया है। या कोई आपका पार्टिकुलर कोई क्लास या टॉपिक बचा हुआ है तो आप उसको यूट्यूब से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें मैंने आपको बताया था, एक तो आपका जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, और आपका फ्लैगशिप के अलावा और कौन कौन सा है आपका, डिफेंस एंड टेक है, स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का जो भी है, आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है आपका, और ये मतलब इंपॉर्टेंट है उसमें। और कंप्यूटर अनुप्रयोग बेसिक जो है, ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिनको हम अपनी मूल तैयारी में छोड़ देते हैं, तो वो आपको कर लेना है। ओके भैया, HDI इंडेक्स रैंक 130, 130 बहुत बढ़िया। वन स्टॉप सेंटर योजना 1 अप्रैल 2015। यहाँ पे बोले PM कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? PM कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, PM कौशल विकास योजना, PM स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चला, PM कौशल विकास योजना, ये शुरू हुई थी 16 जुलाई 2015 को। कब? 16 जुलाई 2015 को। अटल नवाचार मिशन कब चला था इसी के स्किल डेवलपमेंट के लिए? अटल नवाचार मिशन वो 2016 का, इन दोनों के बाद में चला। अटल नवाचार मिशन कब चला था? 2016 में चला है, 2016 में चला, 2016 में चला अटल नवाचार मिशन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो संवेग परिवर्तन के लिए जो नियम है उस नियम को क्या कहते हैं? हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। इसमें क्या आता है? F समानुपाती m में आता है। मैं बहता हुआ कहता हूँ फोर्स सबसे ज़्यादा किस में है, बल किस में सबसे ज़्यादा? मास में। ऐसे रखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन की गति का जो पहला नियम होता है उसको क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसको कहते हैं, जड़त्व का नियम। पढ़ा होगा आपने न्यूटन का पहला नियम, पढ़ा है ना? यदि कोई वस्तु आपका क्या है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन की गति का पहला नियम दे, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में बनी रहेगी, यदि कोई वस्तु आपका स्थिर अवस्था में तो स्थिर में बनी रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। जैसे कि कोई चीज़ रखी हुई है तो रखी हुई रहेगी, कोई मूविंग है तो मूविंग रहेगी, तो उस पर क्या लगता है आपको? रुकने के लिए फ्रिक्शन लगता है, जड़त्व का नियम हो गया। अच्छा, तीसरा नियम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का, जैसे बंदूक से गोली छोड़ोगे तो कौन सा लगेगा भैया? थर्ड लॉ लगेगा। उतना ही फोर्स आपका, इक्वल फोर्स अपोजिट साइड में। जैसे कि आप मान के चलो, ये पूछा जाता है आपसे, आप नाव में हैं
और नाव से आप इधर की साइड कूद गए, आप कूद गए इधर की साइड, है ना, इधर कूद गए आप इधर से, तो ये नाव कहाँ चली जाएगी, आप इस साइड कूदे हैं तो नाव पीछे की ओर चली जाएगी भैया, कहाँ चली जाएगी, पीछे की ओर चली जाएगी। ओके, अब मुझे बताओ आप एक फटाफट से, न्यूटन की गति का पहला जो नियम होता है वो क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, गति का समीकरण सॉरी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, हाँ जी भैया। दूसरा बताओ, दूसरा क्या होता है आपका, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ए टी स्क्वायर, ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, ठीक है। और तीसरा आप मुझे बताओ v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, ये इक्वेशन है मोशन के, ठीक है, मोशन की इक्वेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में आ जाते हैं, इनको इधर उधर करके दे देगा, ऐसे दे देगा कौन सा गति का समीकरण ठीक नहीं है, u बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना, u बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी हो जाएगा, किसी भी फॉर्म में लिख दे, या s माइनस यू टी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, हाँ जी लिख सकते हैं, प्लस माइनस तो तुम सब जानते हो यार, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू एस, ऐसे फॉर्मेट में लिख के दे देता है उसको, और कुछ नहीं करेगा, रहेगा यही। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक के लिए दो अक्षर शामिल होते हैं, प्रतीक के लिए दो अक्षर होते हैं, कौन सा है बताओ, हाँ लिख देंगे सर, शिवानी शुक्ला जी एकदम से ठीक है, ये हुआ ना मोटिवेशन, इसको बोलते हैं टीचर के लिए स्टूडेंट की तरफ से मोटिवेशन। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बुलवा दो, ये कर दो, उधर उधर, आपका मोटिवेशन बनेगा इस चीज़ से, आपकी प्रेरणा जो असली प्रेरणा है कि हाँ हम कर लेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसी को बोलते हैं साथी आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कैसे हो, तो अपनी चीज़ों को देखिए, आपका डर क्या है, आपका संदेह क्या, आपकी नेगेटिव चीज़ें क्या है, आप पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो, अपना टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसके कुछ रीजंस होंगे, उनको फाइंड आउट करो, उनको खत्म करते चले जाओ, धीरे धीरे होंगे। अच्छा मैं अपना टाइम यहाँ पर ज़्यादा खर्च करता हूँ इसलिए मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती, अच्छा मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ किसी और के बारे में, उसका चैप्टर क्लोज कर दो। जब तक उन चीज़ों को कट डाउन नहीं करोगे तब तक अपने साथी जो आपका फोकस है, जो आपका एम्बिशन है, कुछ भी हो जाए, जो आपको पाना है, जो टारगेट है, उस तक तब पहुँचोगे जब आप अपनी चीज़ों को फाइंड आउट कर लोगे कि दीज आर द नेगेटिव थिंग्स एंड आई हैव टू रिमूव दीज, मुझे ख़त्म करनी होंगी, उनको मिटा दो एकदम से। उनकी जगह आपका ऐसे शक्तिमान वाली होती है ना सोच के, शक्ति, उसको उस पर लगा दो और बोल दो कि मतलब शक्ति कुछ नहीं है, शक्ति ये है कि आपको वो फाइंड आउट करनी होंगी। अब आपको पता ही नहीं है, आप फाइंड आउट करते ही नहीं है नेगेटिव चीज़ें क्या है, ये चीज़ें मुझे नहीं बढ़ने देती हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बढ़ने नहीं दे रही है उसको आप कट डाउन कर दीजिए। अगर आप उस चक्कर में रह गए और ज़िंदगी में आप सफल नहीं हो पाए तो दोस्त आपको हमेशा रिग्रेट रहेगा इस बात का, आप पश्चाताप करते रह जाओगे कि काश मैं वो कर लेता। अभी कर लीजिए, दुनिया में वो चीज़ें वापस लौट के आती हैं, जो आपकी अपनी चीज़ें वो आपके पास आएंगी, वो आपसे दूर कभी नहीं जा सकती, और अगर दूर चलेगी तो आपकी चीज़ें नहीं है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो लक्ष्य के लिए हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह आगे बढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से, चीट किसी को नहीं करना, ये सोच लेना। कार्बन, कार्बन के लिए सी बनाएंगे, आयोडीन आई बनाएंगे, लोहा एफ ई दो होता है इसका, फ्लोरीन का एफ हो जाए, एफ हो जाए, कौन सी बात, ये तो क्या हो जाएगा कॉमन। अच्छा दो से मुझे बात आता है, प्रतीक में दो अक्षर शामिल होते हैं, जितनी भी हमारी अक्रिय गैस होती हैं, इनर्ट गैसेज, जिनको हम जीरो वैलेंसी गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस बोल दे, इनको हम जीरो भी बोल देते हैं, इनको हम अक्रिय गैस भी कह देते हैं। कौन से आपका, किस साथी आपका 18वें समूह में होती हैं, किसमें, 18th कॉलम में होती हैं, आपका 18th कॉलम में होती है। इन सब का भी प्रतीक चिन्ह दो का ही होता है, जैसे हेमा, नीना और करीना के एक्शन है रंगीन, रंगीन यही तो होता है। यानी कि आपका हीलियम पूछ ले आपसे, हीलियम पूछ ले, या आपका सबकी वैलेंसी जीरो होगी, इनकी संयोजकता सबकी जीरो होती है, या आपका नियॉन पूछ ले, आर्गन पूछ ले, क्रिप्टॉन पूछ ले, जेनॉन पूछ ले, या फिर आपका रेडॉन पूछ ले, रेडॉन पूछ ले, इन सबको हम अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। दो के द्वारा, इस साइन के द्वारा दिखाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का जनक कहा जाता है, आनुवांशिक का जनक कौन है बताओ जी। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, नहीं जी, डार्विन ने आपका दिया था क्या, डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत, कि दुनिया ये कैसे विकसित हुई है, क्या ये दिया था इन्होंने विकास का सिद्धांत। इनके पीछे दुनिया पड़ गई थी उस समय पे, जब इन्होंने दुनिया को ये सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा दुनिया उत्पन्न नहीं हुई है, आप कहते हो ना किसी ने बना दी, बोले किसी ने बनाई नहीं है, किसी भगवान ने नहीं बनाई है दुनिया, कि ईश्वर ने बना दी। उन्होंने कहा दुनिया इवॉल्व हुई है, दुनिया विकसित हुई है, उसके चरण रहे हैं कुछ विकसित होने के, ठीक है। तो उसको उन्होंने डिफाइन किया, और दो बुक लिखी इन्होंने बहुत चर्चित, एक तो 1859 में लिखी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, कौन सी बुक है इनकी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो बाइबल में लिखा हुआ था ना 6 दिन में दुनिया बनी, इसको भाग लिया इसके पीछे चर्च वाले मारने के लिए, बोले इसको मारो। अच्छा ईश्वर के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसने कहा भैया देख तो लो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा ईश्वर के आवाज खिलाफ रहा है, इसको मारो, पकड़ो इसको। तो क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों का उद्भव कैसे हुआ। और बाद में लोगों को समझ में आया, अरे यार डार्विन तो ठीक कह रहा था। डिसेंट ऑफ मैन, क्या बोलोगे, डिसेंट ऑफ
डिसेंट ऑफ मैन के द्वारा इसने 1871 में उस विकास को आगे बढ़ा। हुक, रॉबर्ट हुक को हम बता चुके, बताओ किसके लिए जाना जाता है रॉबर्ट हुक को? जेम्स वाटसन, ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के पौधे पर। और इसने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे इस पर? इसने आपका मटर के पौधे पर प्रयोग करते हुए उसने 3 नियम दिए थे। क्या? आनुवांशिक के। उन 3 नियमों को क्या बोलते हैं? एक नियम तो है आपका प्रभाविता का नियम। क्या बोलोगे? प्रभाविता का नियम, ठीक है। प्रभाविता का नियम इसको बोलते हैं, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने दिया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस किसने दिया था? क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम इसी ने दिया था। दूसरा, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया था? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी ने दिया था। तीसरी चीज आती है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसने दिया था? बताओ। अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसने दिया था? तो अपव्यूहन का जो नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलोगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलोगे? असॉर्टमेंट। ये किसने दिया था? ये आपका इसी के द्वारा दिया गया। पौधे बहुत पूछा जाता है, इसका मटर के पौधे पर इसने प्रयोग किए, ठीक है, याद रखना। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रत्येक, जो इसने बोला था, प्रत्येक पीढ़ी जो होती है वो एक आपका विशेष लक्षण प्रदर्शित करती है। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्या होता है? बताओ। कोई भी आपका जेंडर जो बनेगा या सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, वो कौन उसको निर्धारित करता है? तो ऑटोसॉम करते हैं। क्या? ऑटोसॉम आप करोगे। ऑटोसॉम होते हैं कुल 22 जोड़ी। कितने? 22 जोड़ी होते हैं, इनको बोलते हैं हम आपका ऑटोसॉम। क्या ये डिसाइड करते हैं? ये भैया ये अलिंग बोलते हैं इनको, एलिंग। ये कभी भी लिंग का निर्धारण नहीं करते। ये होते हैं लिंगी गुणसूत्र। कौन से? एलोसोम्स। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लिंगी, क्योंकि ये लिंग का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? सेक्स का। तो ये कौन सा होता है आपका? 23वां जोड़ी होता है ये, 23वां। क्या बोलोगे? 23वां जोड़ा होता है। जैसे क्योंकि पुरुष जो होता है, पुरुष में क्या पाया जाता है आपका? बताओ। पुरुष में आपका एक्स वाई होते हैं, और जो महिला है, महिला में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स एक्स। तो महिला, महिला जिम्मेदार है क्या? आप कहेंगे नहीं, हमेशा पुरुष जिम्मेदार होता है उस चीज़ के लिए। तो इसमें क्या हो गया आपका? अगर x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स का मेल हो गया तो क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा। और x प्लस वाई का मेल हो गया तो क्या हो जाएगा? बॉय। डिफरेंट पे आपका बॉय, यानी कि आपका बॉयज नहीं, बॉय बॉय जुड़वा हो जरूरी नहीं है। x प्लस एक्स गर्ल हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि x गुणसूत्र इसमें बड़ा गुणसूत्र होता है, y क्या होता है? छोटा गुणसूत्र होता है। आज आप एक होमवर्क लिखिए अपने साइड में, आप उसको जरूर करेंगे। सभी जीवों में, कितने जीवों में कौन कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको लिखने हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण देख करके जो गुणसूत्र है। थम्स अप करें जी भैया, जरूर करेंगे, जरूर कर लेंगे। कुछ भी होमवर्क देता हूँ आपको, टारगेट दूँ तो याद रखें उसको करना है, उसको करना है, ओके। एनवायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा हो गया है? एनवायरमेंट शिप इंडेक्स। एनवायरमेंट शिप इंडेक्स का मतलब है साथी पर्यावरण जहाज सूचकांक। क्या है ये? पर्यावरण, हिंदी में बोले तो पर्यावरण जहाज सूचकांक। और पर्यावरण जहाज सूचकांक पर कौन सा हो गया? पर्यावरण यानी कि जहाज सूचकांक, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जितने भी जहाज हैं वो कितना नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका उत्सर्जित कर रहे हैं, इसका ध्यान रखा जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया मतलब वायुमंडल को कितना नुकसान पहुंच रहे हैं। सल्फर ऑक्साइड कितना छोड़ रहे हैं, आपका सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, इन सब का ध्यान देखा जाएगा कि भाई कितना उत्सर्जन वो कर रहे हैं। और ये आज शुरू नहीं हुआ है, ये एनवायरमेंट शिप इंडेक्स शुरू हुआ था 2011 से शुरू, 2011 से शुरू। ये ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा क्वेश्चन है, परिवहन का। इसमें शामिल हो गया है आपका, क्या बोलेंगे, उसमें भारत का पहला बंदरगाह हो गया है मार्मागुआ बंदरगाह। मार्मागुआ बंदरगाह कहाँ पर है भैया? गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। क्या किसके द्वारा? गोवा में। तो इसमें इंटरनेशनल यानी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप से सारी दुनिया के बंदरगाहों को देखा जाता है। फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया है? कभी? फरवरी 2025 में। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि का मतलब क्या होता है? वेटलैंड, गीली भूमि, यानी कि झील के आसपास की जो भूमि है उसको उस जीवों के लिए संरक्षित किया जाए, तो इसको बोला जाता है आपका रामसर स्थल। तो अभी शामिल हुए हैं आपका 4। पहले कितने होते थे? 85। और 85 में अब 4 जुड़ गए तो अभी कितने हो गए हैं? अब 89 हो जाएंगे। तो कितने रामसर साइट हो गए हैं? बोलो फटाफट से भैया। 89 हो गई हैं। तो ये 4 जो जुड़ी हैं, इसमें नए कितने हैं? इसमें सक्काकारा कोट्टई जुड़ा है। सक्काकारा, क्या बोलेंगे उसको? सक्काकारा कोट्टई। सक्काकारा कोट्टई कहाँ का है? सक्काकारा कोट्टई, सक्काकारा कोट्टई। नई वाले को बहुत पूछता है, याद रखना। एक थेर थंगल, थेर थंगल। तो क्योंकि ये दोनों कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं, तो तमिलनाडु के हैं तो ये पूछे जाएंगे।
तमिलनाडु के। और इसमें कौन कौन सा जुड़ा आपका, एक आपका सिक्किम का जुड़ा, उसका नाम है खेचरो ओपलरी। क्या बोलोगे, खेचरो, खेचरो, खेचरो नहीं, खेचो, खेचो ओ, खेचो ओ पलरी। ये कहाँ का है, ये सिक्किम का है। कहाँ का है, ये सिक्किम का है, खेचो ओ पलरी। और साथ ही एक झारखंड का इसमें जुड़ा आपका उधवा झील। कौन सा, उधवा झील कहाँ का है, झारखंड का है। तो ये चार जुड़ गए हैं। तो अब पूछ लेगा उधवा झील कहाँ पर स्थित है, आप देखोगे अरे हम तो पढ़ा ही नहीं है। तो क्योंकि करंट अफेयर्स में नया जुड़ा, तो खेचो पलरी आपका थेरथंगल है, और सकाकारा कोट्टी कहाँ का, तमिलनाडु का। अच्छा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, तो राज्य अभी बन गया है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी साइट है आपका, 20 साइट है। फिर आपका यूपी में कितनी साइट है, यूपी में आपका 10 साइट है, यूपी में 10 साइट है। अब मुझे बताओ जो रामसर समझौता हुआ था वो कब हुआ था, रामसर सम्मेलन। जो रामसर सम्मेलन हुआ था कि दुनिया में हमको जितने भी आर्द्रभूमि स्थल है उनको संरक्षित करना है, तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को। रामसर कहाँ पर पड़ता है दोस्त बताओ, 2 फरवरी 1971 को रामसर पड़ता है आपका कहाँ पर, ईरान में, ईरान में। और रामसर संधि कब इन लोगों ने बनाई थी, 1975 में। रामसर ट्रीटी कब साइन, रामसर ट्रीटी कब डिजाइन की गई थी, रामसर संधि है 1975 की। भारत ने कब साइन किए थे उस पर, उससे पहले दुनिया में चिन्हित करने लग गए थे। भारत ने साइन किए, उसमें साइन किए 1982 में, लेकिन उससे पहले भी भारत के जो है स्थल चुने जा चुके थे, क्योंकि उनको तो पूरी दुनिया को बचाना था। क्या बोलेंगे यहाँ पर, आपका पहला जो रामसर साइट है इंडिया का, पहली रामसर साइट कौन सी है, तो जो 1 वर्ष पहले ही चुनी गई थी, फिर भारत भी शामिल हुआ। पहली रामसर साइट है आपका चिल्का झील। और चिल्का झील आपको पता होना चाहिए, चिल्का लेक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि किस राज्य में है चिल्का झील बताइए, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में, उड़ीसा में। मुझे बताओ सबसे बड़ी जो साथी आपका रामसर साइट है भारत की, वो कौन सी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जो रामसर साइट है, सबसे बड़ी रामसर साइट बोल दे या सबसे बड़ा रामसर स्थल बोल दे, तो वो है आपका सुंदरबन। क्या बोलोगे, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल का। कहाँ का, वेस्ट बंगाल का, सबसे बड़ी। अब हम पूछे आपसे सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, सबसे छोटी जो साथी रामसर साइट है, तो वो है आपका कौन सी, वो है रेणुका। और रेणुका कहाँ पर है बताओ, रेणुका, जो रेणुका आपका झील है, रेणुका झील ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। क्योंकि रामसर सम्मेलन हमने 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन को मनाया गया, इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड्स डे इसी दिन मनाया जाता है, वेटलैंड डे इसी दिन मनाया जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, वो क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था। यानी कि नेशनल नेशनल वेटलैंड्स प्रोटेक्शन प्रोग्राम कब से शुरू हुआ था, तो ये 1985 से शुरू हुआ था, 1985 से शुरू, 1985 से शुरू हुआ था। और एक चीज़ आप हमको बताओ, जो रामसर साइट चुनी गई थी चिल्का झील, ये किस वर्ष में चुनी गई थी, हमने कहा था इसके 1 वर्ष पहले ही चुनी गई थी, यानी कि 1981 में चुनी गई थी, 1981 में चुनी गई थी। बहुत पूछा जाता है। अभी मैं आपसे पूछूं जरा कुछ क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है इंडिया में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, फटाफट से बताओ। विश्व विरासत स्थल कितने हैं यूनेस्को के, भैया 43 है। हम आपसे पूछे ICH कितना है देश में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कितना है आपका, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी है, तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 है, जिसमें गरबा जो डांस है आपका गुजरात का, वो 15वीं है। अभी हमारे पेट में बहुत तेज दर्द है, बोलते बोलते दर्द है, खिंच गया सब बोलो जी, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, विवेक जोशी ने, राजीव कुमार ने, ज्ञानेश कुमार ने, या सुखविंदर सिंह संधू ने, तो भैया विवेक कुमार ने संभाला है। किसने, विवेक कुमार ने संभाला है, ये बात याद रख लेना। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं चुनाव आयुक्त कौन से नंबर के बने हैं, तो भैया ये 26वें बने हैं। कौन से बने हैं, 26वें। अच्छा, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, बोलो, पहले जो भारत के इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे, पहले चुनाव आयुक्त थे भारत के, वो उनका नाम था आपका दोस्त सुकुमार सेन। क्या नाम था, सुकुमार सेन। तो यानी कि ये कब बने होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ये पहले बने तो ये 1950 में बने होंगे। अच्छा, पहली महिला कौन है जो आपका इलेक्शन कमिश्नर बनी थी, तो पहली महिला, और ये है आपकी कौन, VS रमा देवी। कौन थी, VS रमा देवी है, VS रमा देवी। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है बताओ, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका
जो कार्यकाल होता है टेन्योर कितना होता है 6 और 6 5 होता है, और अदर जो होते हैं उनका कितना होता है, अदर का होता है 6 और 62। तो भैया कुल कितने सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में अगर हम अन्य की बात करें तो याद रखना, ये इसकी जो स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं, इसीलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं वोटर्स डे, मतदाता दिवस मनाया जाता है, वोटर्स डे मतदाता दिवस इसीलिए मनाया जाता है यहाँ पे। और 1950 में इसकी स्थापना हुई, तो 1989 तक क्या रहा, 1989 तक इसमें सिर्फ एक सदस्य नहीं, सॉरी 3 सदस्य होते थे इसमें, नहीं 1989 और हाँ 1989 तक इसमें साथी आपका 3 सदस्य होते थे, और फिर इसको सॉरी 1989 तक इसमें क्या बोलेंगे आपका 3 सदस्य होते थे, और फिर क्या किया गया इसमें 3 सदस्य होते थे, और 1990 से 93 तक इसको एक सदस्य कर दिया गया। कितना, एक सदस्य इसमें होने लगा। लेकिन याद रख लेना फिर से आपका 1 अक्टूबर 1993 से इसको कर दिया गया 3 सदस्य ही। यानी कितने मेंबर होते हैं इसमें, 3 सदस्य ही होते हैं। 3 सदस्य का मतलब क्या, 1 + 2, एक तो हो गया सीईसी और 2 हो गए ओईसी अदर इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर, और एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, बोलो संविधान के किस भाग में आता है ये आपका जो निर्वाचन आयोग है, ये संविधान के किस भाग में आता है, निर्वाचन आयोग किस भाग में आता है, तो आप कहेंगे निर्वाचन आयोग भैया आपका आता है, एक तो आर्टिकल 324 से 29 को याद रखो, 324 से 29 के अंतर्गत आएगा, और इसके लिए जो भाग है वो है भाग 15। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, निर्वाचन आयोग का, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। ओके, नई नियुक्तियां हमेशा पेपर से पहले याद रख लेना। क्या बोलोगे, नई नियुक्तियां हमेशा पेपर से पहले याद रख लेना। भैया विवेक जोशी नहीं है आपका, ज्ञानेश कुमार है, हमको विवेक जोशी पता है, ज्ञानेश कुमार है भैया 26वें, अभी चेंज हुए, बोलो भी फटाफट से, ज्ञानेश कुमार 26वें, एकदम से ठीक है, फिर चुनेंगे भैया, वेरीफाई करो इसको, विवेक जोशी हमको क्यों लग रहा है, ज्ञानेश कुमार होंगे, पक्की बात है ना, ज्ञानेश कुमार 26वें होंगे। एक बार हम इसको देखेंगे, एक बार देखो भैया, इसको अपने मोबाइल में सर्च करो देख के बताते भैया। भैया फरवरी अभी बने, फरवरी 2025 में, ठीक है भैया यही होंगे, ज्ञानेश कुमार होंगे, ज्ञानेश कुमार होंगे, एकदम से ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। थम्स अप कर दिया जी भैया, हम इसको कर चुके हैं। अभी आप हमको कुछ नियुक्तियां बताओ नई वाली, जो परमानेंट अभी रिसेंट वाली बताना। एक तो इसमें पूछेंगे इसरो के चीफ कौन बने, बताओ इसरो के चीफ कौन बने हैं, फटाफट से बोलो। इसरो के चीफ बने वी नारायणन, कौन बने हैं, वी नारायणन बने हैं, ठीक है। एक तो, एक दूसरा आप हमको बताओ पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है हमारी, पहली महिला जो आपका पहली विधि सचिव कौन बनी है, पहली विधि सचिव कौन बनी है, विधि सचिव पहली जो आपका क्या बोलेंगे लॉ सेक्रेटरी बनी है, वो बनी है आपका विधि सचिव अंजू राठी, कौन, अंजू राठी बनी है, पहली विधि सचिव बनी है वो आपका महिला, महिला ऐसे नहीं, पहली विधि सचिव महिला की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओ जो UIDAI होता है, UIDAI समझते हो ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आईडी से मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, यू से यूनिक, ए अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके जो साथी आपका प्राधिकरण के अध्यक्ष बने वो बने हैं आपका भुवनेश कुमार, कौन बने हैं, भुवनेश कुमार बने, भुवनेश कुमार। NHRC का बताओ फटाफट से कौन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कौन है, NHRC का कौन है बोलो, वी आपका रामा सुब्रमण्यम, वी रामा सुब्रमण्यम है, कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम, ये आपको पता होने चाहिए। और आज के होमवर्क की तरफ चलते हैं, आपको बताना भारत के नए आप क्या बोलोगे CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने हैं। और साथ में एक होमवर्क है कि आज आप अपना टॉपिक पढ़ेंगे CAG का, अगर CAG आप नहीं जानते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं, आप लिखना CAG पॉलिटी नवीन सर, वहाँ से इस टॉपिक को आप कर सकते हैं, तो ये CAG को सर्च कर लेना, ठीक है। पॉलिटी का कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, हम पॉलिटी को पूरा पढ़ा चुके हैं ऑफ कोर्स, जिन साथियों का नहीं कवर हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ख्याल रखिए सर, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, और उसमें चुनाव आयुक्त पूछा था, हम फिर से देखेंगे एक बार उसको, फिर से देखेंगे, हमको वही तो लगा कि मुख्य चुनाव नहीं दोस्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं पूछा है, हमने क्वेश्चन को पढ़ने में गड़बड़ करी है। यहाँ पर देखिए भारत के चुनाव आयुक्त तो पूछे हैं, उसमें इलेक्शन कमिश्नर पूछे हैं सिर्फ। देखो चुनाव आयुक्त कौन से होते हैं, ये 2 होते हैं, हमने भी आपके चक्कर में गड़बड़ कर दी और फिर से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। चुनाव आयुक्त ये होते हैं, यही हम आपको बता रहे थे। और एक जो होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, यही बात हम आपको डिलीवर करना चाह रहे थे।
और आपके कमेंट्स को देख के और फिर हम उस बात को वहाँ तक डिलीवर कर ही नहीं पाए आपको। चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त ये क्या होते हैं? ओईसी, अदर इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि इनको हम आयुक्त बोलते हैं सिर्फ, और ये होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। बात समझ गए? मुख्य चुनाव आयुक्त, हाँ जी एकदम से। तो ज्ञानेश कुमार नहीं कहेंगे फिर तो हम, अगर यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त होता तब हम कहते विवेक जोशी। ठीक हो जाएगा भैया, लिखो ए, लिखो ऑप्शन में। तो बुद्धू हो तुम, तो पढ़ा करो। तो हमको तो चलो यहाँ से तिरछा दिखता, रिफ्लेक्शन होता बोर्ड में, तुमको तो सामने से, खोपड़ी से सामने साफ दिखता है एकदम से। तुम क्यों गड़बड़ करते हो उसको? ओके, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्त आपका कल, ख्याल रखिए, बाय बाय। और हाँ, एक बात और, इस बार जो फ्राइडे होगा ना आपका, इस फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, ये याद रखना। फ्राइडे को क्लास नहीं होगी, फिर हम मंडे मिलेंगे, है ना। इस बार तो आपके पास 4 दिन के सेट का रिवीजन रहेगा। फ्राइडे एक शेड्यूल है अपना, की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप जगह जगह करते रहें। भैया एक शायरी सुना दो, सुनो। किसी को गिराया ना खुद को उछाला, मेरे साथ बोलो एक बार। किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। आप भी दोबारा से सुनो। किसी को गिराया ना खुद को उछाला, किसी को गिराया ना खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा धीरे धीरे। और आप भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहां पर, चिंता मत करना। आप ही के जैसा अपना जीवन था एकदम से, कोई सोर्स नहीं, कोई उस तरह का आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं। लेकिन अब जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, एक सही योजना के साथ में, सही तैयारी के साथ में। एक दिन मंजिल मिलती है, और जो आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा और अच्छा बेहतर आपको मिले, यही मैं उम्मीद करता हूँ। आपका जो भी ड्रीम्स हो, जो भी सपने हो, आप उनको पूरे करें। और उनको पूरा करने के लिए जो मतलब मनोवैज्ञानिक मजबूती चाहिए, जो शारीरिक मजबूती चाहिए, या आपके इरादों में जो मजबूती चाहिए, वो आप खुद पैदा करेंगे। ये उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि एक दिन आप उसको पाएंगे। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर।